हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान। कैसे हो? बढ़िया। मैं हूँ श्वेतांकी और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली प्रीवियस चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स की पहली सेगमेंट यानी पहला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है लास्ट वीडियो में। बच्चों, अगर नहीं देखा है तो पहले उसे देखो फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। पहली पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे सब कवर कर लिए थे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इनकी एप्लीकेशंस, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, देन नेचुरल फेनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड। उसके बाद बच्चों स्फेरिकल सरफेस के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। वीडियो लंबी थी इस वजह से मैंने, और इनफैक्ट मैं सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट टॉपिक के साथ मैं टाइम स्टैम्प डाल देती हूँ ताकि आपके कन्वीनियंट के लिए, आप किसी टॉपिक पे डायरेक्ट जाना चाहो तो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जिस टॉपिक में तुम्हें डाउट है उसके टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट उस टॉपिक को देख सकते हो। तो आज की वीडियो बच्चों देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप रिफ्रैक्शनेट स्फेरिकल सरफेसेस देख लो, ठीक है? उसके बाद ही आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला समझ आएगा, क्योंकि लेंस मेकर्स फॉर्मूला में रिफ्रैक्शनेट स्फेरिकल सरफेस का हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला लेने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज में हम सबसे पहले तो बेसिक बातें करेंगे। जो मेरा हमेशा मैं ऐसे पढ़ाती हूँ आपको कि पहले जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसकी पहले बेसिक बातें करेंगे। मैं हमेशा बच्चों आपको ये सोच के पढ़ाती हूँ कि आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं। ना 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 ना, ऑफेंडेड मत फील करना, मुझे पता है आपके पास नॉलेज है, बट मेरा यही काम है, किसी भी टीचर का यही काम होता है कि वो हमेशा ये सोच के पढ़ाए कि सामने वाले को मे बी नॉलेज हो, मे बी नॉलेज ना हो। तो मुझे बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होता है। भले ही तुमने लेंस बच्चों क्लास 10 में पढ़ा है, बट मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगी। बेसिक टर्म्स पहले देखिए, क्लियर करेंगे सारे लेंस के बारे में, लेंस के टाइप्स वगैरह देखेंगे, उसके बाद हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे आएंगे, ठीक है? उसके बाद बच्चों मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होती है, देन लेंस का पावर क्या होता है। उसके बाद सेवरल लेंसेज, थिन लेंसेज को हम अगर कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो जो कॉम्बिनेशन होती है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है ना, और वो कैसा लेंस बनाता है। बेसिकली हम कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वेक्स, कनकेव, सारी बातें आपको आज क्लियर होने वाली है। एंड उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों व्हाट इज लेंस, व्हाट आर लेंसेस, ठीक है? अब बच्चों ऐसा नहीं कि लेंस तुम क्लास 12th में पढ़ रहे हो या तुमने 10th में पढ़ा था। लेंस ऐसी चीज है ना बच्चों जिसको तुम बचपन से देखते आ रहे हो, है ना? कहाँ? तो बच्चों ये जो हमारी आंखें हैं जिसके साथ हम इस दुनिया में आते हैं, इन आंखों में भी लेंस है और इस लेंस की वजह से ही हम बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पे बनती है लेंस के थ्रू। ये जो आंख तुम्हें दिख रही है ना बच्चों, ये ह्यूमन आई है ना, ये सामने वाला पोर्शन क्या होता है, ये आइरिस है जिसके ऊपर कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं हम, और इसके पीछे तुम देखना इसके अंदर एक ब्लैक पार्ट होता है जिसके अंदर से लाइट रे एंटर करती है, और इस पोर्शन के अंदर ना जस्ट हमारा आई लेंस होता है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, और लाइट जो भी जिस ऑब्जेक्ट से लाइट एंटर करी होती है उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पे बनती है, ठीक है? तो हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो ये ऐसी चीज है ना बच्चों, लेंस ऐसी चीज है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, है ना? अब बात आती है कि बाहर में कहाँ लेंस है, उसका एग्जाम्पल। तो बच्चों ये जो मैंने स्पेक्स पहन रखा है ना, इसकी ग्लास, ये भी क्या है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारा कैमरा, हमारा मोबाइल की भी, और मोबाइल का कैमरा, उसमें भी लेंस होता है, कैमरे में लेंस होता है, ठीक है? अब लेंस, उसको तो लेंस ही बोलते हैं हम। कॉन्टेक्ट लेंस, वो भी लेंस है ना? तो बहुत सारे बच्चों एग्जाम्पल है लेंस के। मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस, है ना? अच्छा, सबसे पहले हम लेंस की बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। तो लेंस क्या है बच्चों? एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम होता है which is bounded by two surfaces and at least one of them should be curved. बेसिक डेफिनेशन क्या है कि लेंस तुम्हारी एक ऐसी मीडियम होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होती है, जो दो सरफेस से घिरा होता है, और उन दो सरफेस में कम से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। क्लियर है? दोनों ही कर्व्ड हो सकता है, लेकिन एक तो कर्व होना ही चाहिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज आपको दिखाए हैं शेप के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ये तीनों क्या है, कन्वेक्स लेंस है बच्चों। ये क्या है, बाई कन्वेक्स लेंस, इनकी दोनों सरफेसेस कन्वेक्स है। उसके बाद प्लेनो कन्वेक्स, एक सरफेस तुम्हारी प्लेन है, दूसरी सरफेस कन्वेक्स शेप की है, कर्व्ड है, ठीक है, बाहर की तरफ। और थर्ड वाली टाइप क्या है, कनकेवो कन्वेक्स, एक सरफेस तुम्हारी कनकेव शेप की है, दूसरी कन्वेक्स शेप की है। क्लियर है? तो ये तीनों ही एग्जाम्पल है कन्वेक्स लेंस का बच्चों। यहाँ पे क्या है, तीनों की जो पेट है ना वो फुली हुई है, मतलब कह सकते हो तीनों की जो मिड वाली पोर्शन है वो थिक होती है और एजेज वाली पोर्शन क्या होती है, थिन होती है। तो ऐसे लेंस को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये शेप के अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड किया है। उसके बाद आता है हमारा कनकेव लेंस। इसमें आप देखो तो सबके जो मिड वाली पोर्शन है ना, मिडिल पार्ट क्या होती है, थिन होती है, और एजेस क्या होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बाई कनकेव लेंस आता है जिसमें कि
जिसमें कि दोनों सरफेसेस क्या होती है बच्चों, कनकेव होती है। ओके, देन प्लेनो कनकेव, एक प्लेन दूसरी कनकेव, और तीसरी होती है कन्वेक्सो कनकेव। एक सरफेस तुम्हारा कन्वेक्स होता है, दूसरा क्या होता है, कनकेव शेप का होता है। और यहाँ पे देखो तो व्हाई इट इज कॉल्ड कनकेव, व्हाई नॉट कन्वेक्स, इसलिए बच्चों को कि यहाँ पे अगर कर्वेचर देखो तो ज्यादा कर्व्ड पार्ट होता है कनकेव वाला, तो यहाँ पे इस लेंस की जो ओवरऑल इफेक्ट होती है ना वो कनकेव की होती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव। तो आई होप कि कन्वेक्स और कनकेव का तुम्हें वो ये समझ आ गया होगा, कन्वेक्स किसे बोलते हैं, कनकेव किसे बोलते हैं। बेसिक मतलब बेसिक तरीका यही है समझने का कि जिसकी मिडिल पार्ट थिक होती है और इन कंपैरिजन टू एजेस तो उसे हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और उल्टा होता है तो उसे हम कनकेव लेंस बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? आ जाओ, स्फेरिकल लेंसेज। अब ऐसे लेंसेज जिनकी कर्व्ड वाली सरफेस स्फेरिकल हो या किसी स्फीयर का पार्ट हो, ऐसी लेंसेज को हम बोलेंगे स्फेरिकल लेंसेज। क्लियर है? तो द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस इज स्फेरिकल फॉर स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने कन्वेक्स लेंस लिया है एक, और एक कनकेव लेंस लिया है। इस कन्वेक्स लेंस की दोनों सरफेसेस क्या है, स्फेरिकल है। इस कनकेव लेंस के भी दोनों सरफेसेस क्या है, स्फेरिकल है। तो इनको भी स्फेरिकल लेंसेज कह सकते हैं। ठीक है, अब ये दो सरफेस है, ऑब्वियसली किसी दो अलग अलग स्फीयर का पार्ट रही होगी, और जरूरी नहीं है कि दोनों स्फीयर की रेडियस सेम हो, है ना बच्चों, तो दोनों की रेडियस अलग हो सकती है। तो इस तरीके से हम R1 R2 को डिफाइन कैसे करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस के लिए पहले हम कन्वेक्स लेंस का एग्जांपल लें। सपोज लाइट रे मेरी लेफ्ट से राइट एंटर कर रही है, यानी पहली बार रिफ्रैक्शन मेरी इस सरफेस पे हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस सरफेस का नाम होगा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लाइट रे एक बार रिफ्रैक्ट होती है, लेंस की मीडियम में आती है, फिर लेंस से वापस सराउंडिंग में जाने के लिए फिर सेकंड रिफ्रैक्शन होगी, तो इस सरफेस को हम बोलेंगे बच्चों सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, एक बार हमने जगह सरफेस डिसाइड कर लिया तो बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस हम R1 R2 C1 C2 डिसाइड कर सकते हैं। तो पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट होती है, उस स्फीयर की जो सेंटर होगी ना बच्चों, तो उसे कहेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 ऑफ द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एंड उस स्फीयर के रेडियस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सिमिलरली सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट होगा बेटा, उसकी सेंटर कहलाएगी C2 और उसकी रेडियस कहलाएगी R2। क्या बात समझ आ रही है? कनकेव लेंस की बात करें तो सपोज लाइट रे मेरी पहले रिफ्रैक्ट करती है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये है मेरी, सपोज ये मेरी पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पहली वाली, एंड दिस इज द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस देख सकते हो तुम, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है वो क्या है, लेफ्ट में ही है, तो यहाँ पे इस सेंटर को बोलेंगे हम C1 और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी R1, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसके लिए ये C2 कहलाएगी, R2 कहलाएगी। तो बच्चों देख रहे हो कनकेव में लेफ्ट साइड में C1 है और R1 है, लेकिन कन्वेक्स में राइट साइड में C1 R1 है। तो ये तरीका ऐसे सिंपल सी बात थी, तरीका इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो R1 R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ लेंस एंड C1 C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बच्चों? अब इस C1 C2 यानी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो जोड़ने वाली इसके थ्रू पास करने वाली लाइन जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है या ऑप्टिकल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज ऑप्टिकल सेंटर क्या है, समझो। देखो बुक में डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, फॉर अ थिन लेंस, देखो यहाँ पे थिन लेंस का होना जरूरी है इस डेफिनेशन के लिए कि अगर लेंस मेरी थिन है, ठीक है, तो लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेज इन स्ट्रेट लाइन अनडेविएटेड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है तो, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे हम पास कराते हैं इंसिडेंट रे, वो बिना डेविएट किए हुए रेक्टिलिनियर पाथ लेते हुए स्ट्रेट लाइन में वो निकल जाती है। बट इन जनरल जो ऑप्टिकल सेंटर की जो प्योर डेफिनेशन होती है, जो प्योर ऑप्टिकल सेंटर होता है वो क्या होता है ये समझ लो तुम। ये तो अप्रोक्सीमेशन है बच्चों थिन लेंस के लिए, पर एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक लेंस ऐसी है, ठीक है, एंड लाइट रे कुछ इस तरीके से एंटर करती है, लाइट रे कुछ ऐसे एंटर करती है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन पहली बार क्या होगा, रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, थोड़ी सी रिफ्रैक्शन हुई है बच्चों यहाँ पे, सपोज लाइट रे ऐसे एंटर कर रही है तो रिफ्रैक्शन हुआ, एंड सेकेंड टाइम फिर कुछ ऐसे रिफ्रैक्शन होगा, या ढंग की डायग्राम बन जा रही है तो पान का पत्ता बन गया। ओके, सपोज लाइट रे कुछ ऐसे एंटर कर रही है, पहली बार रिफ्रैक्शन होगी यहाँ पे, तो इसे तो ऐसे जाना था, इसे तो ऐसे जाना था भाई, लेंस की वजह से ये क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तो पहली बार रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे हुई, है ना, इस सरफेस पे, सेकंड सरफेस पे आती है और फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है, तो ये कुछ इस तरीके से डेविएट होती है, तो दो बार डेविएशन होती है ना। तो डेविएशन जो होती है एक बार क्लॉकवाइज होती है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज होती है, जिसकी वजह से जो फाइनल इमर्जेंट रे होती है ना वो क्या होती है, इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे कुछ ना
रेक्टेंगुलर स्लैब वाला केस हो रहा है कि अगर मेरी लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है ना, तो जो फाइनल एमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। ये एक्चुअल डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर का। लेकिन इन जनरल हमारे सिलेबस में हम अपनी क्लास में क्या करने वाले हैं, थिन लेंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखो थिन लेंस में डेविएशन नहीं के बराबर होती है लाइट की, थिन लेंस में लेंस के अंदर डेविएशन नहीं के बराबर होती है, तो जो लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है उसकी डेविएशन नहीं के बराबर होगी, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करता है तो ये अनडेविएटेड एक स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो थिन लेंस के लिए हम ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, पर एक्चुअल में ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली रे एक्चुअल में क्या होती है, शिफ्ट करती है, डेविएट नहीं करती। क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके हम यूज करने वाले हैं रे डायग्राम बनाते वक्त। ओके, नेक्स्ट वन इज फोकस। फोकस क्या होता है बच्चों, ये वो पॉइंट है जहां पे इमेज बनती है अगर ऑब्जेक्ट मेरी इंफिनिटी पे रखी है। ठीक है, तो इट इज द बहुत बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर मेरी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखी है तो उससे बनने वाली इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। इट इज अ पॉइंट वेयर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी इज फॉर्म्ड। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर इट इज अ पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल रेज, इंसिडेंट पैरेलल रेज जहां मीट करती है उसे हम फोकस बोलते हैं। अब बच्चों ये रेज आपस में पैरेलल है, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो बच्चे ये मिसकंसेप्शन मत पालना कि फोकस तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस पे हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, पैरेलल रेज जहां मीट करे आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट इज कॉल्ड फोकस। लेकिन अगर ये पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मीट करेगी और उस फोकस को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बच्चों, उस फोकस को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो पहले मैं डायग्राम से समझा दो फिर डेफिनेशन पे आते हैं। सपोज मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने, और मान लीजिए ये कुछ इंसिडेंट रे हैं जो आपस में पैरेलल है, जो आपस में पैरेलल है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहां मीट करते हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहां मीट करते हैं। ओके, तो ये भी फोकस कहलाएगी, है ना, लेकिन ये आपस में पैरेलल थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं थे। अच्छा, अगर कुछ रेज मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे, इसे भी फोकस बोलेंगे। बट ये कौन सी फोकस है बेटा, ये है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करती है, जब इंसिडेंट रे यानी लाइट रे बिफोर रिफ्रैक्शन, यानी इंसिडेंट रेज आपस में भी पैरेलल होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती है, तो इसे हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो ऐसे में तो फोकस बहुत सारे हो जाएंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ फोकस हो जाएंगे बच्चों। तो ये सारे फोकस जो होते हैं ना बच्चों, एक प्लेन में लाई करते हैं। ये सारे फोकस क्या होते हैं बेटा, एक प्लेन में लाई करते हैं, और इस प्लेन को मैं नाम देती हूँ, इस प्लेन को हम नाम देते हैं फोकल प्लेन का। इस प्लेन को क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। ओके, तो फोकल प्लेन पे सारे फोकस फोकल प्लेन पे ही लाई करती है, प्रिंसिपल फोकस भी फोकल प्लेन पे लाई करता है। और इस फोकल प्लेन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आई होप कि अभी तुम्हें सबको समझ आ रहा होगा। समझ लेते हैं फिर से। फोकस क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्लियर है? ओके, फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस ऑफ फोकल प्लेन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। एंड प्रिंसिपल फोकस क्या है, इट इज अ point where rays parallel to principal axis meet after refraction and it lies on principal axis। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस स्पेशल फोकस है जो फोकल प्लेन पे तो लाई करता है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस या फोकल प्लेन दो हो सकती है किसी लेंस के लिए, क्योंकि लाइट रे या तो लेफ्ट से एंटर कर सकता है या तो राइट से एंटर कर सकता है। क्लियर है? तो किसी भी लेंस के लिए ना, किसी भी लेंस के लिए बेटा दो फोकल प्लेन होती है। अगर दो फोकल प्लेन होगा तो ऑब्वियसली दो प्रिंसिपल फोकस भी होगा। तो एक को हम बोलेंगे F1 फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरे को हम बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है, ये भी समझ लेते हैं थोड़ी देर में। चलो, नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ लेंसेज। अब बच्चों टाइप्स ऑफ लेंस तो हमने पहले भी पढ़ा,
कन्वेक्स कनकेव, बट दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ लेंसेज। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, यानी लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन किस तरीके से बेंड हो रहा है, इस बेसिस पे हम डिफाइन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज को, कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। समझ लेते हैं पहले। सपोज ये, अच्छा एक और बात बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं और डाइवर्जिंग लेंस को कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। दीज आर द सिंबल जिससे हम समझ सके कि लेंस हमारी कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, शेप को देख के हम नहीं बता सकते कि लेंस हमारी कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। आपने कई बार बुक में पढ़ा होगा कन्वेक्स लेंस के साथ में कन्वर्जिंग लेंस लिखा हुआ, कनकेव के साथ डाइवर्जिंग लिखा हुआ, बट बच्चों दैट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी केस। वो तभी ट्रू हो सकता है जब तुम्हारी वो पर्टिकुलर लेंस, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस किसी ऐसी मीडियम में रखी हो, या तो एयर में रखा है या तो ऐसी मीडियम में रखी हो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, तभी कन्वेक्स लेंस तुम्हारी कन्वर्जिंग और कनकेव लेंस तुम्हारी डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करती है। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इसलिए हम यहाँ पे कोई प्रॉपर शेप लेंस का नहीं बनाते बच्चों। यहाँ पे हम सिंबल से इस एक तरीके से ये तुम्हारी कन्वर्जिंग लेंस को बताता है और ये तुम्हारी डाइवर्जिंग लेंस को बताता है। इवन कनकेव लेंस कैन बिहेव समटाइम्स कन्वर्जिंग एंड कन्वेक्स लेंस कैन बिहेव डाइवर्जिंग लेंस। इस वजह से हमारी सिंबल काम आती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब समझो यहाँ पे अगर लाइट रेज मेरी पैरेलल कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ना किसी पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है इनको हम फोकस का नाम देते हैं, है ना। पैरेलल रेज कन्वर्ज जिस पॉइंट पे होती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मीट करती है उनको फोकस बोलते हैं। फोकस की डेफिनेशन तो यही कहती है। एंड डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है कि अगर पैरेलल रेज इस तरीके से आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज होती हैं और इट अपीयर्स एज इफ इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहलाती है? अगेन फोकस। डाइवर्जिंग लेंस की फोकस कहलाती है। क्लियर है बेटा? ऑब्वियसली ये फोकस कहाँ पे लाई कर रही है? प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रही है। ये फोकस कहाँ लाई कर रही है? प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रही है। अब यहाँ से बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगी, फोकल लेंथ की का पॉजिटिव या नेगेटिव होना, साइन ऑफ फोकल लेंथ। तो कन्वर्जिंग लेंस में जब आप फोकल लेंथ को मेजर करोगे ना यहाँ पे, तो बच्चों एज वी नो फ्रॉम साइन कन्वेंशन, याद है लास्ट पार्ट में मैंने तुम्हें साइन कन्वेंशन बताया है बच्चों, अच्छे से फिर से समझ लो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हमेशा हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। हमेशा हम पॉजिटिव डायरेक्शन क्या लेते हैं? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को। तो दोनों ही केस में मेरे लेफ्ट से राइट पे आने वाली डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन है। क्लियर है? सो दिस डायरेक्शन शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे जब फोकल लेंथ मेजर करोगे तो एंड एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। हर डिस्टेंस को तुम ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मान के तुम वहीं से सारे डिस्टेंस को मेजर करोगे। तो यहाँ पे जब फोकस के डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमें ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट जाना होगा बेटा। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे तुम ऑप्टिकल सेंटर से जब उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो ना, फोकस के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए उल्टा जा रहे हो, तो यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कन्वर्जिंग लेंस में जो फोकल लेंथ होता है ना बेटा, वो पॉजिटिव होता है ऑलवेज। ये हमेशा ट्रू है। और डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी होता है कि कुछ कॉम्बिनेशन देने के बाद तुमसे ये पूछा जाता है कि भाई बताओ कि जो लेंस बन रही है मेरी, वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है? तो तुम फोकल लेंथ पहले निकालोगे यूजिंग फॉर्मूला जो मैं तुम्हें बताऊंगी आज की क्लास में, और उसके साइन को देख के तुम बता दोगे कि वेदर द लेंस बिहेव लाइक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अगर नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग और पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग। क्लियर है? ठीक है बच्चों? ओके। अच्छा एक बात तो समझ आई ना तुम्हें कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो है लेंस के शेप पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, है ना। कन्वेक्स कनकेव होना लेंस के शेप पे डिपेंड करता, पर वेदर द लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, बट इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, ये हमें पता चलेगा थोड़ी देर बाद। अभी बच्चों नेक्स्ट थिंग हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी इमेज को बनाने के लिए ना हमें कम से कम 2 रेज चाहिए, है ना। और हम उस पॉइंट को देखते हैं जिस रिफ्लेक्शन मीट करती हैं या किसी पॉइंट पे मीट करती हुई अपीयर होती हैं, तो वो पॉइंट मेरी इमेज की पोजीशन देती है। ठीक है, अब ये 2
कम से कम 2 रेज तो चाहिए बच्चों, तभी तो 2 रे किसी एक पॉइंट पे मीट कर सकेगी। तो 3 ऐसे स्पेशल रेज होती हैं जिनकी मैं बात करूंगी, और अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, उनमें से कोई भी 2 रेज सेलेक्ट कर लेंगे जब हमें इमेज की फॉर्मेशन करनी हो। तो 3 रेज कौन कौन से स्पेशल रेज होते हैं हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम उन रेज की बात करेंगे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट आफ्टर रिफ्रैक्शन, या तो वो कन्वर्ज होते हैं। कन्वर्ज किस केस में होंगे, कन्वर्जिंग लेंस के केस में होंगे। भाई यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस को मैंने कन्वेक्स की तरह दिखा दिया है, बट जस्ट इमेजिन कि ये तुम्हारी एयर मीडियम में रखी हुई है। कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों क्या है, एयर मीडियम में है, तो कन्वेक्स लेंस विल बिहेव एज कन्वर्जिंग एंड कनकेव लेंस विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे या तो ये कन्वर्ज करेंगी, या तो फिर कनकेव लेंस के केस में या डाइवर्जिंग लेंस के केस में ये अपीयर होंगी किसी उस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को बेटा बोलेंगे, ये पॉइंट तो फोकस है, पक्का से पक्का फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, बिकॉज दीज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट इनको बोलेंगे सेकंड फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है। देखते हैं, सपोज ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, रेज इंसिडेंट हो रही है पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होंगी, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी बच्चों। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस की बच्चों बात करते हैं, यहां पे हमने पैरेलल रेज लिया एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्ज एंड इट विल अपीयर एज इफ इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस। इस फोकस को बोलेंगे हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये पहली रे हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेकेंड, इफ रेज पासिंग थ्रू F1, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे कि या अगर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास करे या इससे पास करते हुए अपीयर हो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। चलो इन रेज को भी ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये हो गई मेरी पहली फोकस, फर्स्ट फोकस। अगर इनसे रेज पास करे इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अच्छा थिन लेंस की बात करते हैं ना बच्चों, तो हम यहाँ पे जनरली रे डायग्राम बनाते वक्त ना 2 बारी रिफ्रैक्शन नहीं दिखाता, हम एक ही बार रिफ्रैक्शन दिखा देते हैं। मतलब बीच में हम पाथ को मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाते, हम एक बार ऐसे रे आई और बीचों बीच में इसको रिफ्रैक्शन दिखा दिया एक बार। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। या अगर इंसिडेंट रे फोकस पे मीट करते हुए अपीयर हो और अपीयरिंग टू मीट फोकस मतलब F1, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये सेकेंड रे हो गया हमारा। एंड थर्ड रे जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करे कोई रे, तो वो अनडेविएटेड स्ट्रेट लाइन में पास कर जाती है। ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करिए तो अनडिविडेड। तो ये कुछ रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के जो हमारे काम आने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थिंग इज हमारा टॉपिक आज का लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब जैसा नाम है बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मतलब लेंस बनाने का फॉर्मूला, यानी हमें किसी पर्टिकुलर फोकल लेंथ की लेंस तैयार करनी है तो उसके लिए हमें कोई फॉर्मूला चाहिए होगा। और जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है ना, जो लेंस को बाउंड करती है, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम जो बाउंडेड होते हैं 2 सरफेसेस से, तो इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होनी चाहिए, कैसे डिपेंड करती है, तो ये फॉर्मूला हमको लेंस मेकर्स फॉर्मूला से ही मिलता है। ठीक है बेटा, तो चलो देखते हैं, पहले अच्छी सी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखी है, सपोज ऑब्जेक्ट कहीं इस पॉइंट पे रखी है। पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ऐसे इस सरफेस पे आएगी। ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पहले रिफ्रैक्शन होगा बच्चों, पहले यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां होगा। क्लियर है। सेकेंड रिफ्रैक्शन कहां होगा, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे होगा। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए बच्चों, जैसा मैंने कहा कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस तुमको आना चाहिए। अगर वो तुम्हें पता है, उसका फॉर्मूला आता है, तो ये कुछ है ही नहीं बच्चों, बस उसी फॉर्मूले को यहाँ पे दोबारा लिख देना है और कुछ नहीं है। ट्रस्ट में बहुत ईजी है। देखो कैसे करते हैं। पहले तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात हम करें। अगर मान लो बेटा कि यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही होता सिर्फ, तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस इमेज कहाँ बनाता। इमेजिन करो कि ये सेकंड वाली सरफेस नहीं है, यानी लाइट रे तुम्हारी एयर सराउंडिंग मीडियम से लेंस के मीडियम में एंटर करती है बस।
सेकेंड बारी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। यानी अगर मैं फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, स्फेरिकल सरफेस की से बात करूं, तो लाइट रे मेरी यहां से एंटर होती है और कहीं यहां जाके रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद कहीं यहां जाके इम्पेंज हो रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इमेज बनाएगी बच्चों। पर एक्चुअल में इमेज यहाँ नहीं बन पा रही क्योंकि यहाँ पे सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी है। तो इस इमेज को मैं क्या करती हूँ, डैश लाइन से बना लेती हूँ। तो दिस इज द इमेज ड्यू टू द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको मैं आई डैश का नाम दे दूं। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, जब पहली बार रिफ्रैक्शन हो गई तो मेरी सेकेंड सरफेस में बना दूं यहाँ पे। अब मुझे बताना, क्या इस सेकेंड सरफेस को, बेटा ये पहली सरफेस हो गई, ये सेकेंड सरफेस हो, क्या सेकेंड सरफेस को ये ऑब्जेक्ट दिखेगी क्या? इस सेकेंड सरफेस को इस ऑब्जेक्ट से कोई मतलब है नहीं ना, बिकॉज इस सेकेंड सरफेस से इंसिडेंट रे तो है, ये है भाई, इस सेकेंड सरफेस से इंसिडेंट रे तो ये वाली आ रही है ना, ऑब्जेक्ट से थोड़ी ना आ रही है इंसिडेंट रे, ये आ रही है। तो इस सरफेस के लिए बताओ बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या ये है? आई डैश ही ऑब्जेक्ट का काम करेगी? नहीं करेगी क्या? आई भले ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लाइट रे वहां मीट करते हुए अपीयर हो रही है, बिकॉज सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस वहां रख दोगे तो लाइट रे एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट तो नहीं कर पाएगी। उस पॉइंट पे क्या होगी बेटा, यहाँ पे सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगी और इस सरफेस पे लाइट रे फिर कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा, तो इमेज यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ बन रही है, इस जगह पे बन रही है। तो सेकेंड टाइम में क्या होगा, इसे हटा दो, सेकेंड टाइम के लिए क्या होगा, ये इंसिडेंट रे होगी मेरी, है ना, जिससे इमेज, जिसकी ऑब्जेक्ट हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, एंड इमेज विल बी हियर। तो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये होगा, इमेज ये होगा। ठीक है, तो हम इस लेंस मेकर्स फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं दो पार्ट में। पहली पार्ट में फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करेंगे, जिसमें हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। देन फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे इमेज बना रहा है, that image will behave as object for the second refracting surface. ओके, फिर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी हम वही फॉर्मूला लिखेंगे स्फेरिकल सरफेस वाला, उसके बाद दोनों इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। चलो देख लेते हैं, काफी इजी है बच्चों, समझ लेते हैं इसको। अच्छा, क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये कहीं यहाँ पे, तो ये इमेज मेरी फाइनल इमेज कहीं ये है। ठीक है, मान लेते हैं बेटा डिफरेंट डिस्टेंसेस की बात कर लें, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ना ऑप्टिकल सेंटर से कुछ क्या है, यू है। अच्छा, एक और बात, ये जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला वगैरह हम डिराइव करते हैं ना, तो लेंस को थिन मान के करते हैं, ताकि ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस हो वही इसके पोल से भी डिस्टेंस हो। भाई पोल तो ये हो गई ना इसकी, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से भी वही डिस्टेंस हो। ठीक है, तो लेंस की जो थिकनेस है वो लगभग नेग्लिजिबल है। क्लियर है? सिमिलरली मान लेते हैं कि मेरी फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, वी है, और जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही है, यानी पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो इमेज बन रही है, जो कि सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, यानी आई डैश, इसकी डिस्टेंस सपोज क्या है, वी डैश। ठीक है, ये मेरी पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई। मान लेते हैं कि लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NG, G फॉर ग्लास, और बाहर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NS, S फॉर सराउंडिंग। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए when light ray enters from NS medium to glass medium, ठीक है, सराउंडिंग से ग्लास में जब एंटर करती है बच्चों, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा है, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स N2 माइनस N1 बाई R। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में। ये है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। बच्चों यहाँ पे याद करो, ये N2 वो उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी जिसमें लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन एंटर करती है। N1 उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी जिस मीडियम में लाइट रे जिस मीडियम से इन कर रही होती है, ठीक है, जिस मीडियम में इंसिडेंट हो रही है लाइट रे। क्लियर है? तो इन इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखते हुए चलो यहाँ पे हम पहली रिफ्रैक्शन की बात करें, तो क्या बताओ, यहाँ पे इस जगह पे बेटा तुम्हारी NS क्या है, NS क्या N1 है, क्या यहाँ पे वी कैन राइट N2 की जगह पे NG। V क्या है, पहली रिफ्रैक्शन के लिए जो इमेज बन रही है वो आई डैश पे बन रही है क्या, तो इसके लिए जो मेरी इमेज की डिस्टेंस है पोल से वो क्या है, V डैश है, माइनस
n1 क्या है बेटा, किस मीडियम में लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ns सराउंडिंग से, बाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू ही है यहाँ पे, इक्वल्स ng माइनस ns अपॉन व्हाट, सपोज r1 is the radius of curvature of this surface and r2 is the radius of curvature of the second refracting surface. तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, r1 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक, सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात करें, क्या किया बच्चों, फॉर्मूला ही तो लिखा है मैंने, और क्या किया है। हाँ, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए बताना बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, आई डैश पे ऑब्जेक्ट है क्या, दिस आई डैश विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है पोल से, v डैश है क्या। अच्छा, n2 क्या है, पहले ये समझो, n2 क्या है, क्या लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या सराउंडिंग में आ रही है, तो यहाँ पे n2 क्या ns हो जाएगा, v क्या है इमेज की डिस्टेंस, तो फाइनल इमेज इसके लिए v ही है, i ही है, तो v होगा फाइनल इमेज की डिस्टेंस पोल से, माइनस लाइट रे n1, लाइट रे कहां से इंसिडेंट हो रही है, तो लेंस के अंदर से इंसिडेंट हो रही है ना, तो इंसिडेंट रे कहां है बच्चे, ng वाले मीडियम में है, लेंस वाले मीडियम में है, ठीक है, तो ग्लास से एंटर हो रही है, तो ng, n1 की जगह पे ng, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो क्या सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आई डैश है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा v डैश इक्वल्स ns माइनस ng अपॉन सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। क्या कीजिए, अब इन दो इक्वेशन को क्या कर लो, ऐड कर दो, दो इक्वेशन को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे बेटा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ये टर्म चली जाएगी, क्या लिखेंगे हम, ns को ले लेते हैं कॉमन लेफ्ट हैंड साइड में, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स, और यहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ, ng माइनस ns को ले लेती हूँ कॉमन, 1/r1, यहां से एक माइनस आ गया 1/r2, देखो सही है। फर्दर 1/v माइनस 1/u इक्वल्स ng अपॉन ns माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, देखो इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूं इसको, ठीक है बच्चों, तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे बच्चों इस जगह पे फोकस का डेफिनेशन में क्या बताया कि अगर ऑब्जेक्ट मेरी इंफिनिटी पे रहती है, यानी अगर मैं यहाँ पे इस थर्ड इक्वेशन में इफ वी पुट u इंफिनिटी, तो ऑब्वियसली जो मेरी v होगी वो क्या होगी, मतलब मेरी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, फोकल लेंथ पे बनेगी, ठीक है। तो आप इसे पुट करो, पुट इन इक्वेशन थर्ड, अगर यहां पुट करोगे u की जगह पे इंफिनिटी रखोगे, f की जगह पे क्या रखोगे, v की जगह पे f रखोगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1/f इक्वल्स क्या बन जाएगा, ng s माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब बच्चों ये जो लिखा है ना मैंने, ये कुछ नहीं, यही है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये क्या है बेटा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है आपको, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ आपको निकालनी आ रही है, ये फोकल लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड कर रहा है, दोनों सरफेस की, साथ ही साथ किस पे डिपेंड कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम ऑफ कोर्स, और किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। व्हाट इज एनजीएस, एनजीएस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, आई मीन द मीडियम ऑफ द लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ऑफ सराउंडिंग, ठीक है बच्चों। एनजीएस को ng/ns लिख सकते हो, क्लियर है। तो ये हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कोई भी फॉर्मूला आप एज सच याद कर लो तो उससे कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको वो फॉर्मूला यूज करना भी आना चाहिए, उस फॉर्मूले में आपने क्या क्या लिखा है वो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है बच्चों। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझ लो आप। तो सबसे पहली बात तो ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया बेटा वो थिन लेंस के लिए डिराइव किया है, वहां पे कुछ अप्रोक्सीमेशंस भी लिए थे, याद करो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में हमने क्या क्या अप्रोक्सीमेशन लिया था कि अपर्चर छोटी होती है तभी सारे एंगल्स को आप नेग्लिजिबल लेते हो, तो साइन थीटा को थीटा, थीटा को टेन थीटा लिख सकते हो, तभी तो डेरिवेशन आगे बढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि लेंस थिन है, पतली लेंस इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस को तुम पोल से मेजर करो या दूसरे वाले पोल से मेजर करो या फिर इसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करो, बात बराबर है, मतलब लेंस की जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, पहली बात। दूसरी बात कि इसकी अपर्चर स्मॉल है,
तो सारी एंगल्स जितनी भी इन्वॉल्व है सबके सब बहुत छोटे हैं, कम है। और तीसरी बात, डेरिवेशन करते वक्त जब फर्स्ट और सेकंड रिफ्रैक्शन में जब तुमने फॉर्मूला लिखा बेटा, तो सराउंडिंग की यानी लेंस के तुम्हारे लेफ्ट साइड लो, लेंस की राइट साइड लो, दोनों की मीडियम तुमने सेम मानी है, दोनों की मीडियम सेम मानी, मतलब दोनों साइड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने सेम मानी है। ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में देख लो आप। नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज पुट ऑल द पैरामीटर्स विद प्रॉपर साइन। अभी भी मैंने साइन कन्वेंशन तुम्हें बताया, फिर से सुन लो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लोगे और सारी डिस्टेंसेस को, चाहे तुम्हारी u हो गई, v हो गई, r1 r2, सारी डिस्टेंसेस को तुम क्या लोगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे। ऑप्टिकल सेंटर को तुम ओरिजिन मान के सारे डिस्टेंसेस को मेजर करोगे एंड अकॉर्डिंगली तुम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लोगे। ठीक है, R1 क्या है बच्चों, यहाँ पे डिराइव करते वक्त R1 मैंने कौन सी किस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया था, जिस सरफेस पे लाइट रे पहली बार रिफ्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो डेरिवेशन करते वक्त तुमने क्या क्या पैरामीटर्स लिया था, क्या क्या अज्यूम करके, तो वो सब तुम्हें जानना जरूरी है। तो R1 R2 में R1 क्या, R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, R2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब सेकंड टाइम जिस पे लाइट रे रिफ्रैक्ट कर रही है जिस सरफेस से। F जो है ना, इस फॉर्मूले में जो मैंने तुम्हें बताया कि F यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है, वो NS पे भी डिपेंड कर रही है बेटा। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा, दूसरी बात आती है हमारी थिन लेंस फॉर्मूला की। ठीक है, थिन लेंस फॉर्मूला भी देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं बेटा। इस जगह पे अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 का नाम दूं, पहली बात तो बेटा यही तुम्हारी लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, यही है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 3 and 4 we can write 1 by F equals 1 by V minus 1 by U। यही है बेटा लेंस में थिन लेंस फॉर्मूला, या सिंपल लेंस फॉर्मूला का भी नाम देते हैं इसको, सिंपली लेंस फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी सारे तुमको पैरामीटर साइन के साथ, प्रॉपर साइन के साथ लिखने हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज मैग्निफिकेशन एंड थिन लेंस फॉर्मूला, जो हमने अभी भी डिराइव किया। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज का साइज कितना फैक्टर बड़ा है या छोटा है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्लियर है? तो चलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं बेटा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सपोज कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं और जिस तरीके से हमने रे डायग्राम बनाना सीखा ना, सपोज मेरी ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है ना, और पहली रे लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से पास करती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये फोकस से पास करेगी। मान लेते हैं फोकस कहीं इस पॉइंट पे है, कहीं मान लिया इस पॉइंट पे क्या है बेटा, फोकस है। ठीक है, दूसरी रे लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, दूसरी रे लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली रे भी नो कि वो स्ट्रेट लाइन में पास करती हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा कि जो दो रे हैं वो यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो जो मेरी इमेज बनेगी ना, वो कहीं यहाँ पे बनेगी, इस पॉइंट पे इमेज बनेगी मेरी। ठीक है, मान लेते हैं इमेज की हाइट h डैश है या h नॉट मान लो इसको, मतलब O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज। ओके बच्चे, अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसके ऑप्टिकल सेंटर से मान लिया u है, इमेज की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से v है, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ मान लिया f है, स्मॉल f। अब देखो ज्योमेट्री है पूरी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो ज्योमेट्री का तो यूज करना ही है हमें। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि h मैग्निफिकेशन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन वी नो दैट मैग्निफिकेशन विच इज डिनोटेड एज m इक्वल्स क्या होगा बच्चे, hi अपॉन h नॉट। रेशियो हो जाएगी इमेज की हाइट की और ऑब्जेक्ट की हाइट की, ये होगी मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे क्या करो ना, ये दो तुम ट्रायंगल ले लो, एक ये वाली ट्रायंगल ले लो, एक ये वाली ट्रायंगल ले लो।
और दूसरी ये वाली ट्रायंगल ले लो। देखो इन दो ट्रायंगल में बच्चों, इन दो ट्रायंगल में क्या कैन वी से कि ये दो एंगल जो है वो सेम है, थीटा थीटा सेम एंगल है। तो यहाँ पे टेन थीटा हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे टेन थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, इस पिंक वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस यू, और ग्रीन वाले ट्रायंगल में लिख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे एच आई है अपॉन वी बेस। यहां से क्या लिख सकते हैं फर्दर, एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल्स क्या लिख सकते हैं बेटा, वी अपॉन यू लिख सकते हैं क्या। तो मान लेते हैं ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। हालांकि यहां से तुमको मैग्निफिकेशन आ गया, यहां से मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं, बिकॉज ये मैग्निफिकेशन इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए है। हम क्या करते हैं ना बेटा, इसको जनरलाइज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस को हम पॉजिटिव में मेजर करते हैं, नीचे के डिस्टेंस को हम नेगेटिव में मेजर करते हैं, है ना। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, ऑपोजिट में मेजर करते हैं तो नेगेटिव। तो यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे एच आई बच्चों इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए जो एच आई है वो क्या है, एच आई कैन बी टेकन एज व्हाट, माइनस एच आई। हाँ, एच नॉट कैन बी रिटन एज प्लस एच नॉट, ठीक है। अच्छा u क्या हो जाएगा बेटा, u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा माइनस u और v हो जाएगा प्लस v। क्या ये तुम्हें कन्वेंशन समझ आया, साइन कन्वेंशन है ना। साइन कन्वेंशन भाई u मेजर कर रहे हैं, तुम पोल से किधर जा रहे हो, लेफ्ट साइड में जा रहे हो, और इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट में आ रही है ना, तो ये डायरेक्शन क्या है, मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। ये दो बातें याद रखो। तो अगर इनको यहाँ पुट करोगे ना, एच आई की जगह पे माइनस एच आई लिखोगे और यू की जगह पे माइनस यू, तो ऑब्वियसली माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारी फाइनल जो मैग्निफिकेशन आएगी ना बेटा आफ्टर पुटिंग दीज साइन कन्वेंशन जो है क्या आएगी, एम इक्वल्स यानी एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल्स यही आएगा वी अपॉन यू। तो ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बेटा। मैग्निफिकेशन किसी भी लेंस पर, और ये किसी भी लेंस के लिए वैलिड है, ये किसी भी लेंस के लिए वैलिड है। मैग्निफिकेशन इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ वी एंड यू। क्लियर है। चल तो नेक्स्ट थिंग है थिन लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला तो हमने अभी भी डिराइव किया है, लेंस फॉर्मूला तो बेटा हमने अभी भी डिराइव किया है। तो इस डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करना है, फिर आपको इस एलएचएस को यानी इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के एलएचएस को इक्वेट कर देना है, तो लेंस फॉर्मूला। और एक तरीका है अभी ज्योमेट्री से बिल्कुल हम लेंस फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है ये भी देख सकते हो आप। यहाँ से कैसे डेरिवेशन करेंगे देख लो। पहली इक्वेशन तो हमने यहाँ से निकाली, कहाँ से भाई, पिंक वाले ट्रायंगल से और ग्रीन वाले ट्रायंगल से। दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं इस ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल से, ये दो ऑरेंज ट्रायंगल से हम लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में देखो बेटा, इस दो ट्रायंगल की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंगल और ये वाली एंगल सेम है ना। तो tan ऑफ दिस एंगल इक्वल्स tan ऑफ दिस एंगल, तो यहाँ पे tan ऑफ दिस एंगल विल बी व्हाट, ये वाली परपेंडिकुलर क्या, ये h नॉट ही है बच्चों, ये h नॉट ही है। और बेस क्या f है, बेस क्या f है। क्या हम इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं h नॉट अपॉन f, और इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या लिख सकते हैं, एच आई अपॉन बेस कितनी है, ये कितनी हो गई बेटा, अगर ये डिस्टेंस कितनी हो गई, बेस कितनी हो गई, v माइनस एफ नहीं हुई क्या, तो v माइनस एफ लिख सकते हैं क्या। दैट इम्प्लाइज यहां से एच आई अपॉन एच नॉट कर दो इक्वल्स क्या हो जाएगा, v माइनस एफ अपॉन एफ। ठीक है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कीजिएगा तो RHS विल बी इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे v बाई यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस एफ अपॉन एफ। दैट इम्प्लाइज vf इक्वल्स vu माइनस fu। और इस पूरी इक्वेशन को तुम थ्रू आउट अगर uvf से डिवाइड कर दोगे ना, uvf से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे बेटा, तो LHS में क्या चलाएगा, 1 बाई यू इक्वल्स 1 बाय एफ माइनस 1 बाय वी, और 1 बाय एफ इक्वल्स 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। ठीक है, बट यहाँ पे देखो आप लेंस फॉर्मूला तो हमारा होता है 1 बाय एफ इक्वल्स 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों है, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम। यहाँ पे हम क्या करते हैं
सॉरी, अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करें तो u की जगह पे हमें नेगेटिव u लिखना होगा, बिकॉज u की डायरेक्शन को हमको राइट से लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं। तो अगर प्रॉपर साइन पुट करोगे u v की, तो यहाँ पे f इस पर्टिकुलर कन्वर्जिंग लेंस है तो f की जगह पे पॉजिटिव साइन ही होगा। तो इस जगह पे आप 1/f क्या लिख सकते हो, बाय पुटिंग द प्रॉपर साइन 1/v माइनस 1/u। तो इस जगह से भी लेंस फॉर्मूला आप डिराइव करना सीख सकते हो। ओके बच्चों, तो ये दो फॉर्मूला जो इस स्लाइड पे है, एक तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और दूसरा है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी तक मैंने तुमको जितनी बातें बताई उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग के लिए नेगेटिव, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, थिन लेंस फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, क्योंकि उसके बिना तो तुम कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी तक 2 3 4 फॉर्मूला है बेटा, वो याद रखना है तुम्हें। नेक्स्ट थिंग इज लेंस इमर्स्ड इन अ लिक्विड, यानी किसी लेंस को अगर किसी लिक्विड में इमर्स्ड कर दो तो बेसिकली ये बेटा कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको काम आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं कि अगर लेंस को हम किसी लिक्विड में डाल दें जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 100 है तो उसकी फोकल लेंथ में क्या इफेक्ट आएगा, फोकल लेंथ क्या हो, या लेंस किस तरह के तरीके से बिहेव करना शुरू करेगा, है ना। तो ये समझने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बेसिकली यहाँ लेंस मेकर्स फॉर्मूला का ही यूज करने वाले हैं। अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला पता है तुम्हें तो तुम आराम से इसे बिना कॉन्सेप्ट देखे हुए बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज करके तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। बट देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या केसेस हैं वो एक बार देख लेते हैं, ताकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, एग्जामिनेशन के समय तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े और कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले से पता हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक लेंस है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, एनजी है लेंस की, इट इज द ठीक है बच्चों, Ng इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, बेसिकली Ng फॉर ग्लास किया है मैंने, Nl इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। अच्छा, मान लेते हैं पहले लेंस मेरी एयर में है, पहले लेंस एयर मीडियम में है, तो बताइए अभी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस की कितनी है, 1/f इक्वल्स व्हाट, Ng माइनस 1। अगर मैं एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 मान के चलूं तो Ng/1 लिख सकते हैं ऐसे, 1/r1 माइनस 1/r2 बच्चों, है ना। अच्छा, अगर इस लेंस को मैं किसी लिक्विड में इमर्ज कर दूं तो अब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा। मान लो FL इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, तो इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, Ng/NL माइनस 1। लेंस की डायमेंशन तो सेम रहेगी ना, वो थोड़ी बदल रही है, R1 माइनस 1/R2। क्लियर है बेटा। तो अब देखो इन दो इक्वेशन को कंपेयर करो, इन दो इक्वेशन को कंपेयर करके सोचो कि एयर मीडियम में अगर इसकी फोकल लेंथ f है और लिक्विड में डालने के बाद इसकी फोकल लेंथ कुछ इतनी हो जाती है, तो मेरे पास कुछ केसेस है यहाँ पे बच्चों। पहली केस में लेती हूँ कि अगर लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो क्या, अगर NL NG से कम होगा तो ऑब्वियसली इसकी साइन जो है बच्चों क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, मतलब साइन इसका वही आएगा जो पहली वाली इक्वेशन की साइन आएगी, तो साइन तो सेम रहेगा, यानी लेंस की जो नेचर होगी वो नहीं चेंज होगी। कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग ही रहेगा, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग ही रहेगा। अगर कन्वेक्स लेंस तुमने लिया है तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, अगर तुमने कनकेव लिया दैट विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे नेचर लेंस के नेचर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी ना लेंस की, फोकल लेंथ जो लेंस की होगी ना लिक्विड में डालने के बाद ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो बाद में पता चलेगा तुम्हें पावर घट जाएगी। तो लिक्विड में डालने से जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली 1 से ज्यादा ही होगी, एयर से ज्यादा होगी, तो हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, लेंस की बढ़ जाती है ना। सेकंड केस लेते हैं, अगर लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ग्लास की यानी लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो क्या। देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में अगर NL NG से ज्यादा होगा बेटा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी, मतलब ये टर्म तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा ना, मींस तुम्हारा FL का साइन और F का साइन क्या ऑपोजिट हो गया। साइन ऑपोजिट होने का मतलब क्या कि नेचर भी चेंज हो गई, तो नेचर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में कन्वर्ट हो जाएगी एंड डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग में। यहां पे क्या था, सेम नेचर था।
ठीक है। एंड थर्ड केस लेते हैं, अगर लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है तो क्या होगा बेटा? ये 1 सेकेंड इक्वेशन को देखो, ये 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 हो गया तो क्या फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गई बच्चों। फोकल लेंथ इन्फिनिटी किसके लिए होती है? फोकल लेंथ इन्फिनिटी क्या ग्लास स्लैब के लिए होती है? होती है क्या? तो यहाँ पे तुम्हारी जो लेंस है दैट विल बिहेव एज ग्लास स्लैब, सिंपल। तो ये 3 केसेस हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 एज शोन, देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अब बच्चों इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए मुझे बताओ कि ये जो कन्वेक्स लेंस है, अगर इसे मैं इस लिक्विड में इमर्स करूं जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो बताओ इसके नेचर में, आई मीन लेंस के नेचर में क्या इफेक्ट आएगा? क्या लेंस की नेचर बदल जाएगी? अब ये भी देखा ना हमने कि अगर लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है लेंस से तो क्या होता है? नेचर ऑफ लेंस ऑपोजिट हो जाता है। तो भाई अगर ये कन्वेक्स लेंस अगर एयर में रखा हो तो कैसे बिहेव करता है? कन्वर्जिंग लेंस की तरह। तो इस लिक्विड में जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस की तरह। डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है बच्चों। तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आना चाहिए ना। वेरीफाई कर ले, चलो देखते हैं। फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड यानी सराउंडिंग -1 मल्टीप्लाइड विद व्हाट? 1/r1 रिफ्रैक्टिव द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस -1/r2। अब यहाँ पे R1 R2 डिसाइड कर लेते हैं पहले। देखो ऑब्जेक्ट हमारी लेफ्ट साइड में रखी है तो ऑब्वियसली पहले रिफ्रैक्शन इस सरफेस होगा, तो दिस विल बी माय R1, दिस विल बी द R2 में सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब R1 R2 के साइन के साथ हमें पुट करना होता है फॉर्मूले में, है ना। तो यहाँ पे R1 बेटा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये समझ लेते हैं। तो पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है बच्चों, है ना। तो ये किस स्फीयर का पार्ट है? क्या इस स्फीयर का पार्ट है बच्चों? इस वाले स्फीयर का पार्ट है ये, है ना। इस वाले स्फीयर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी यही तो होगी, ये होगी ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई ये C1 होगा ना, ये R1 होगा ना, अभी तो मैंने स्टार्टिंग में बताया तुम्हें। तो बताओ मुझे इस रेडियस को मेजर करने के लिए पोल से किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है? क्या लेफ्ट से राइट में ट्रैवल करना है? भाई इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है ना। इंसिडेंट रे भी इस डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रही है रिफ्रैक्शन के लिए, तो क्या दिस डायरेक्शन शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। तो मेरी R1 जो मेजर कर रहे हैं पोल से, क्या वो भी पॉजिटिव होगी, है ना। और R2 के लिए बताओ मुझे, क्या R2 के लिए हम ये वाली सरफेस लेंगे, ये वाली स्फीयर लेंगे, इस स्फीयर की ये C2 हो जाएगी और ये हो जाएगा मेरा R2। तो R2 को मेजर कैसे कर रहे हैं हम? ऑपोजिट जा रहे हैं ना, पॉजिटिव डायरेक्शन के, तो R2 विल बी नेगेटिव। क्या साइन समझ आया? का साइन कन्वेंशन बेटा समझ आया कैसे हम यहाँ पे R1 को पॉजिटिव और R2 को नेगेटिव लेने वाले हैं। तो R1 विल बी टेकन एज +10 सेंटीमीटर एंड R2 विल बी -20 सेंटीमीटर। पुट कर दो ना सारी वैल्यूज बच्चों, पुट कर दो। इक्वल्स क्या आ जाएगा? NG क्या गिवन है? 1.5/2 -1 इंटू 1/10 माइनस 1/-20 बच्चों, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आगे क्या कर सकते हैं इसको? -0.5/2 इंटू 20, 2 + 1 3, ये आ जाएगा आपका 4, तो आ गया -3/ET। यानी फोकल लेंथ कितनी आ रही है? -ET/3 एंड अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 26.6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, विथ नेगेटिव साइन, ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन नहीं छूटना चाहिए। नेगेटिव साइन के साथ मतलब दिस लेंस विल बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फाइंड पोजीशन एंड टाइप ऑफ इमेज। अब पोजीशन टाइप, अब देखो एक बार जब फोकल लेंथ आ गया आपके पास, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, तुम्हें क्या बतानी है? इमेज की पोजीशन बतानी है ना। तो बता दो ना बच्चों, ये तो मेरा पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में क्या बताना है हमें? इमेज की पोजीशन बतानी, 1/v बताना है बेसिकली। तो वी नो फ्रॉम थिन लेंस फॉर्मूला दैट 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, यानी 1/v इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों? 1/f प्लस 1/u होगा क्या? इस जगह पे बेटा u क्या है? u यहाँ पे है -40 सेंटीमीटर। देखो रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी डिस्टेंस u इक्वल्स क्या होता है? नेगेटिव होता है उसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट में लाइट इंसिडेंट रे लेते हैं ना, तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन जब मेजर करेंगे, आई मीन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जब मेजर करोगे तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में ट्रैवल करोगे, तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ कोर्स। तो u विल बी नेगेटिव इन दिस केस। f क्या है यहाँ पे? f की वैल्यू तो माइनस में आई ही है, तो यहाँ पे बताओ बेटा 1/f क्या आया था? 1/f यहाँ से आया था ना
3/80 एंड -1/40। तो देखो v भी नेगेटिव आ रहा है, v भी बच्चों नेगेटिव आ रहा है 3 और ये हो जाएगा 2, दैट इज -5/80। तो ये आ रहा है तुम्हारा 16 आ रही है तुम्हारी v की वैल्यू। v की वैल्यू आ रही है -16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, f की वैल्यू इतनी आई, v की वैल्यू इतनी आई। -16 का मतलब क्या हो गया? अब देखो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, क्या हो रहा होगा बेटा, ये लाइट रे तुम्हारी ऑब्जेक्ट से आती है, इंसिडेंट होती है इस पे, बहुत अच्छी। बिकॉज दिस टाइम दिस लेंस इज नॉट बिहेविंग एज कन्वर्जिंग लेंस, तो ये इस रे को क्या करेगी और डाइवर्ज कर देगी। ये लेंस को क्या कर, इंसिडेंट रे को क्या करेगी बेटा, डाइवर्ज कर देगी। डाइवर्ज करेगी तो मुझे बताओ ये जो डाइवर्जिंग रे है ये ना कहाँ से आती दिखेगी? किसी इस पॉइंट से आती हुई दिखेगी, नहीं दिखेगी क्या? क्या ये वाली ही पोजीशन मेरी इमेज की पोजीशन हो जाएगी क्या? दिस इमेज विल बी दिस टाइम अ वर्चुअल इमेज फॉर अस। एंड क्या इस इमेज की डिस्टेंस ऑब्वियसली 40 सेंटीमीटर से कम है, तो -16 सेंटीमीटर। क्या बात आई समझ में? नेक्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ इमेज की बात करें, मतलब यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है, मतलब वर्चुअल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलो समझ आई बात। तो यहाँ पे लिख लो दिस विल बी अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज देखो बेटा, लास्ट क्लास में बताया तो फिर से बता रही हूँ, जब u तुम्हारा नेगेटिव हो तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, u पॉजिटिव हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, v की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल इमेज, एंड v की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो ये वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। अगर लेंस के सामने तुम ऑब्जेक्ट रखो, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज कहाँ कहाँ बनती है और इमेज का नेचर कैसा होता है। तो सेम टॉपिक तुमने क्लास 10th में पढ़ा है, बट डोंट वरी, मैं यहाँ फिर से तुम्हें पढ़ाऊंगी। सबसे पहले पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पे मैंने एक टेबल फॉर्म किया है, टेबल में 3 कॉलम्स बनाए हैं। पहली कॉलम में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, सेकंड कॉलम में वो लिखने वाले। एंड थर्ड कॉलम में इमेज का नेचर कैसा होगा, मीन्स इमेज की साइज की बात करेंगे पहले कि इनलार्ज्ड बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। देन इमेज तुम्हारा एक्चुअल में फॉर्म हो रहा है क्या, यानी रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज वेदर द इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, इरेक्ट इमेज बन रहा है या इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन ऑब्जेक्ट की डिफरेंट रेंज लिया है हमने, क्योंकि कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिसके लेफ्ट इमेज अगर ऑब्जेक्ट रखी रहेगी तो उसके लिए इमेज का नेचर अलग होगा, राइट जाएगी तो इमेज का नेचर अलग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रेंज डिफाइन किया गया है। सबसे पहले किस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारी इन्फिनिटी पे रखी हो। देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है ना बच्चों, तो इसके लिए इमेज हमेशा कहाँ बनती है, कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है ना। और रेज एक्चुअल में रिफ्रैक्ट होके इमेज बना रहा होता है। ठीक है, रेज एक्चुअल में रिफ्रैक्ट होके फोकस पे मीट कर रहा होता, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी बच्चों, और पॉइंट इमेज बनेगी। क्या बनेगी, पॉइंट इमेज, या कह सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, रियल होगा या वर्चुअल, तो बिकॉज एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रही है तो रियल इमेज बनेगा। ठीक है ना, और पॉइंट इमेज रहेगा तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड और इरेक्ट की बात नहीं करेंगे। बट अगर थोड़ी सी इन्फिनिटी के अंदर आए, मतलब कह सकते हैं सेकंड केस में, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इन्फिनिटी से 2f के बीच में हो तो उस केस में तुम्हारी इन्वर्टेड इमेज बनती है ना। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, सेकंड केस लेते हैं, सेकेंडरी डायग्राम देखते हैं बच्चों। ओके बच्चों, ये पहली केस है। सेकंड केस की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हो -इन्फिनिटी से -2f के बीच में, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी देख लेते हैं। पहली रे लेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास करेगी, सेकंड फोकस। सेकंड रे लेते हैं, जब ये पहली फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं रे यहाँ पे मीट करिए बच्चों, तो इमेज इसकी कहाँ बन जाएगी, इस पॉइंट पे बनेगी। ये कहाँ है, f और 2f के बीच में है। और इमेज क्या है, इमेज की साइज देखें तो ये क्या है, रियल आई मीन ऑब्जेक्ट से साइज इसकी छोटी है, तो इमेज मेरी स्मॉलर है, रियल है, बिकॉज एक्चुअल में रेज मीट कर रही हैं। तो लिख लो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन +f and 2f. It is smaller, real and inverted. Okay, clear? थर्ड केस लेते हैं,
थर्ड केस, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखूं तो 2f पे रखूं तो यहां पे पहली रे तो ऐसे पास करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, एंड सेकेंड रे फोकस से पास करेगी फर्स्ट फोकस से, और ये कहां मीट करेगी बच्चों, कहीं यहां जाके। तो यहाँ वी कैन सी कि ये जो रे मीट करी है ना 2f पे मीट करी है, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो 2f पे ही बनेगी। और बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज सेम होगी, साथ ही साथ रियल इमेज बन रहा है और साथ ही साथ इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स को लिख दूं मैं। इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है 2f पे, सेम साइज का बन रहा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, u की साइन को और v की साइन को देख के भी तुम रियल वर्चुअल की बात कर सकते हो। देखो u की मैंने साइन हमेशा नेगेटिव रखी है, मतलब मेरी ऑब्जेक्ट रियल है, एक्चुअल में हम रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और इमेज की साइन अभी तक पॉजिटिव है, मतलब अभी सारी इमेज जो है वो रियल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 4। जब ऑब्जेक्ट को आप रखते हो 2f और f के बीच में, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और यहां कहीं रखते हो आप ऑब्जेक्ट को, क्या होगा, फर्स्ट रे पैरेलल कहीं फोकस से पास करती है इस तरीके से, एंड सेकेंड रे मान लो फोकस से पास करती है कहीं, ठीक है, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ पैरेलल हो जाती है, तो यहां से ऐसे पास करती है। तो ये कहाँ मीट करी है बेटा, 2f के बाद मीट करी है ना। तो यहाँ इमेज तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि ये इनलार्ज्ड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और रियल इमेज बन रही है ना, इनलार्ज्ड बन रही है, रियल बन रही है, मीट करी है एक्चुअल में, ठीक है। तो लिख लो, और इमेज बन कहाँ रही है, 2f और इंफिनिटी के बीच में बन रही है, तो इमेज इज इन बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, इट इज इनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। यानी माइनस इंफिनिटी से फोकस तक इमेज तुम्हारी रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट थिंग इज, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दो तो क्या, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट केस क्या है, फिफ्थ वाली, यानी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, फोकस पे रखी हो, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रखी हो तो इसके लिए इमेज कहाँ बनेगी, समझो। फर्स्ट रे मैंने लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सेकेंड फोकस से पास करेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सेकेंड फोकस से पास करेगी, ठीक है। एंड दूसरी रे हम फर्स्ट फोकस से तो नहीं ले सकते, बिकॉज ऑब्जेक्ट इसी पे रखी है, तो हम दूसरी रे लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये रे भी आफ्टर रिफ्रैक्शन स्ट्रेट पास करती है, एंड दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है बच्चों। तो यहाँ पे ये दो रे तो मीट नहीं करेगी, पैरेलल लाइन तो मीट नहीं कर सकते, तो रियल में भी मीट नहीं करेंगी, और पीछे एक्सटेंड करोगे तो भी मीट नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ना तो रियल इमेज बन रही है ना तो वर्चुअल इमेज बन रही है बच्चों। तो एक्चुअल में जब ऑब्जेक्ट तुम्हारी फोकस पे होती है तो उसके लिए कोई इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती, तो जब इक्वल का साइन होगा तो वहां पे इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन कई जगहों पे तुम देखोगे कि ऑब्जेक्ट और जब फोकस पे होता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो इन्फिनिटी पे बच्चों तब बनेगी ना जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पे ना होके या तो फोकस के लेफ्ट में हो या तो फोकस के जस्ट राइट में हो। ऐसा अगर होगा ना तो वहां पे रे मीट कर रही होगी। अगर फोकस के लेफ्ट में होगा, मतलब समझो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट लेफ्ट में होगा तो क्या होगा बच्चों, ये वाली जो रे है पैरेलल जो है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये तो एज सच रहेगी, इसमें तो कोई डेविएशन नहीं आएगा। लेकिन सेकेंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करी है वो यहाँ से पास करेगी बच्चों, और ये अब सोचो थोड़ी सी इस तरीके से देख सकते हो। बताओ ये राइट साइड में मीट करेंगे ना, राइट साइड में मीट करेंगे, मतलब एक्चुअल में रे मीट कर रही है। यानी अगर ऑब्जेक्ट मेरी फोकस के लेफ्ट में हो, या कह सकते हो यहाँ पे ऐसे लिख लो, इक्वल इस तरीके से कर लो कि अगर ऑब्जेक्ट मेरी फोकस से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से थोड़ी सी बड़ी हो, थोड़ी सी बड़ी मतलब प्लस से मैंने नोट कर रही हूँ, तो रेज मेरी एक्चुअल में मीट कर रही है, रेज एक्चुअल में मीट कर रही है बेटा। और ये मीट कहाँ जाके करेगी, बहुत दूर पे जाके मीट करेगी, बहुत दूर पे मीट करेगी, इन्फिनिटी पे। तो इस केस में इमेज मेरी कहाँ बन रही है, इस केस में इमेज मेरी कहाँ बन रही है बच्चों, इन्फिनिटी पे बन रही है, प्लस इन्फिनिटी पे बन रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है। और यहाँ पे जो मेरी इमेज बनेगी ना वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और इनलार्ज्ड बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड बनेगी इमेज।
क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों समझने में? इन्फिनिटी पे बनेगी। दूसरी केस लेते हैं कि अगर मेरी ऑब्जेक्टिव फोकस के राइट में हो, जस्ट राइट में हो, आई मीन जब यू की वैल्यू क्या हो, फोकल लेंथ से थोड़ी सी छोटी हो, उस केस में क्या होगा तुम सोचो। ये वाली रे तो एज सच रहेगी जो फोकस से पास करी है, दूसरी रे क्या थोड़ी सी इस तरीके से टिल्ट हो जाएगी, मतलब समझ रहे हो, दूर जाते जा रही है ये इस तरीके से, तो एक्चुअल में ये कभी मीट नहीं करेगी, लेकिन इसको बैक साइड में जब बढ़ाओगे ना बच्चों, तो बैक साइड में मीट करेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये बैक साइड में भी कहाँ मीट करेगी, इन्फिनिटी पे जाके। तो जो मेरी इमेज बनेगी ना बेटा, वो कहाँ बनेगी, माइनस इन्फिनिटी पे बनेगी। अब देखो इमेज की डिस्टेंस यानी v की वैल्यू जैसे नेगेटिव आई, वहां पे वर्चुअल इमेज बनेगी। तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यह इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और साथ ही साथ बच्चों इरेक्ट इमेज बनेगी। साथ ही साथ क्या बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी कहीं इन्फिनिटी पे जाके। तो यहाँ फोकस वाला केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फोकस के थोड़ा सा तुम इधर जाओ तो इमेज का नेचर अलग होता है, और थोड़ा सा इधर जाओ तो इमेज का नेचर अलग होता है, तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, फोकस पे बिल्कुल फोकस पे इमेज नहीं बनती, ब्लर्ड इमेज दिखता है वहां पे। लास्ट केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी है, फोकस और पोल के बीच में रखी है, यानी सिक्स्थ केस क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लिया है बच्चों, मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। तो मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगी, -f से 0 के बीच में, -f से 0 के बीच में। क्लियर है? तो इस जगह पे मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, कहीं यहाँ पे रखी है। देखिए रे डायग्राम इसकी, फर्स्ट रे मैंने पैरेलल ली, तो ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगा, सेकेंड फोकस से, बहुत अच्छे। और सेकेंड रे मैं लेती हूँ ऑप्टिकल सेंटर से, तो स्ट्रेट लाइन में कुछ पास करने वाला है ये आफ्टर रिफ्रैक्शन, कुछ इस तरीके से एक रफ डायग्राम देख ले। तो ये कभी भी मीट नहीं करेगी एक्चुअल में, तो रियल इमेज तो बनेगी नहीं, ये बैक साइड में बच्चों कहीं मीट करेगी, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, रियल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, इनलार्ज्ड इमेज बन रही है, साथ ही साथ इरेक्ट इमेज बन रही है। और बच्चों हमने इससे पहले क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, यानी फोकस के जस्ट राइट में है, तो इमेज कहाँ बन रही है, माइनस इन्फिनिटी पे बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, इनलार्ज्ड बन रही है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को तुम फोकस से पोल पे लेके जाते हो, वैसे वैसे इमेज माइनस इन्फिनिटी से शिफ्ट करती है पोल की तरफ। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन के लिए तुम देख लेना, फोकस से 0 तक, फोकस से पोल तक अगर ऑब्जेक्ट रहेगी तो इमेज बनेगी माइनस इन्फिनिटी से पोल तक। और सिर्फ पोल पे ऑब्जेक्ट जब रहेगी ना, तो उसके लिए इमेज भी पोल पे बनेगी और उसकी साइज सेम रहेगी, अदरवाइज हर दूसरे पोजीशन के लिए इमेज हमेशा इनलार्ज होगी। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ बन रही है, पोल पे बन रही है, इनलार्ज बन रही है, वर्चुअल बन रही है, और इरेक्ट बन रही है। क्लियर है? तो ये सारे केसेस थे बच्चों रियल ऑब्जेक्ट के लिए, और मुझे लगता है 2 से 3 बार तुम अगर इस टेबल को देखोगे तो तुम्हें ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम बहुत हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लिए बच्चों। इनफैक्ट जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे तो वहां पे भी कुछ केसेस हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। इमेज फॉर्मेशन बाय डाइवर्जिंग लेंस। अब बच्चों यहाँ पे सिर्फ 2 केसेज हैं, एक तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखिए तो क्या, और इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं रखिए तो क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रियल ऑब्जेक्ट के केसेस लिए हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट मेरी इन्फिनिटी पे रखी होती है बच्चों, तो वी नो कि इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। और बिकॉज ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी बच्चों। यहाँ पे मैं ये डायग्राम से भी समझा दूं कि पहली केस की मैं बात करूँ कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट मेरी इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्वियसली जो रेज होंगी पैरेलल होंगी, और ये डाइवर्ज करेंगे ना आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये कुछ इस तरीके से डाइवर्ज करती हैं कि ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी सेकेंड फोकस से डाइवर्ज हो रही है, इस फोकस से डाइवर्ज हो रही है। तो ये रेस तो कभी एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, पर पीछे की तरफ ये कहाँ पे मीट कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है। तो इस पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इस पॉइंट पे क्या बनेगी बेटा, इमेज बनेगी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो v होगी दैट विल बी -f, और जैसे तुम्हारी v की वैल्यू नेगेटिव आई, वैसे इमेज कैसा बन गया, वर्चुअल। और यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा, और कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। सेकेंड केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट मेरी इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं रखी है, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखी है, इस पॉइंट पे कहीं रखी है। ये डायग्राम से समझ लेते हैं बच्चों इसे भी। फर्स्ट रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग लेंस, तो ये कैसे डाइवर्ज करेगा, एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम दिस फोकस, है ना। तो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज करेगा बच्चों। क्लियर है?
दूसरी रे लेते हैं, सपोज दूसरी रे लेते हैं, सपोज ये रे इस फोकस पे मीट करते हुए अपीयर हो, ठीक है, इस फोकस पे मीट करते हुए अपीयर हो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी कुछ इस तरीके से। जब इन दोनों रे को तुम बैक में एक्सटेंड करोगे ना, तो ये किसी पॉइंट पे मीट करी होगी। थर्ड रे ले लो, तीसरी रे भी ले लेते हैं, हालांकि 2 रे सफिशिएंट, बट तीसरी रे लेते हैं। सपोज ये रे तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएंगे बच्चों। अब इन तीनों रे को जब बैक में तुम एक्सटेंड करोगे तो ये किसी पॉइंट पे मीट करेंगे। देखो ब्लू वाली रे की बात कर ले पहले, इस रे को मैं पीछे ले जाती हूँ तो ऑब्वियसली ये फोकस से पास करी होगी, ठीक है, तो पॉइंट मुझे मिल गया अभी, है ना। अच्छा, ब्लैक वाली रे को ले जाओ क्या पीछे, ब्लैक वाले को ले जाओ तो ये यहाँ से पास हो रही है, देख रहे हो बच्चों। तो आपको ये पॉइंट मिल चुका है, ये क्या है, ये वाली पॉइंट है जहाँ पे इमेज बन रही है ना, ये पॉइंट है जहाँ इमेज बन रही है, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे वर्चुअल बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है, और साथ ही साथ क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है। तो इन केस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस ना बच्चों, इमेज कैसी बनने वाली है, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के किसी भी पोजीशन के लिए बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट के किसी भी पोजीशन के लिए इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, यानी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगी। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होगी, और साथ ही साथ इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। क्लियर है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को तुम इन्फिनिटी से पोल की तरफ लेके जाओगे वैसे वैसे जो इमेज होगी ना बच्चों, वो फोकस से पोल की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज की डिस्टेंस होगी दैट विल बी बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल। तो डाइवर्जिंग लेंस के केस में बड़ा आसान है याद करना कि इमेज हमेशा कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, वर्चुअल बनती है, और कैसी बनती है बच्चों, इरेक्ट बनती है। तो ये याद रख लो कि डाइवर्जिंग लेंस के केस में इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर है बच्चों। तो आई होप कि इमेज फॉर्मेशन तुम्हें समझ आ गया होगा, और ये 2 टेबल जो मैंने बनाया है इसे आप याद रखोगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। अब बच्चों तुमने सुना होगा अगर कोई स्पेक्स यूज करता है तो स्पेक्स की क्या पावर है, चश्मे का क्या पावर है, किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। जनरली स्टूडेंट्स के केस में नेगेटिव पावर होता है ना, किसी का नेगेटिव में हायर साइड में होता है, किसी का पॉजिटिव में हायर साइड में होता है। तो ये पावर आखिर है क्या? तो बहुत आसान भाषा में बच्चों समझाऊं तो किसी भी लेंस की पावर जितनी ज्यादा होती है वो इंसिडेंट लाइट को आफ्टर रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा बेंड कर सकता है। इट्स द एबिलिटी टू बेंड द लाइट रेज। बात आई समझ में? जितनी ज्यादा बेंड कर सकेगा कोई भी लेंस, उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास 2 कन्वर्जिंग लेंस है। मान लो मेरे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, दूसरी कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। इस कन्वर्जिंग लेंस से अगर पैरेलल रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रेज हैं, पहले वाले की फोकस मान लेते हैं यहां पे है बच्चों, और दूसरे वाले की फोकस मान लेते हैं यहां पे। तो फर्स्ट वाली लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इसे अपने फोकस से पास करेगी कुछ इस तरीके से बच्चों। तो यहां पे आप देख सकते हो कि लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे का डेविएशन कुछ इतना हो रहा है, ठीक है। सेकेंड केस में देखें तो यही तुम्हारी पैरेलल रेज हैं, रिफ्रैक्ट करने के बाद कुछ यहां से बेंड होती है, अपनी फोकस से बेंड होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेविएशन इतना ज्यादा हो रहा है। तो दोनों केस में किसमें डेविएशन ज्यादा हो रहा है बच्चों? तो ऑब्वियसली सेकंड केस में डेविएशन ज्यादा हो रहा है, यानी बेंडिंग सेकंड केस में ज्यादा हो रही है। यानी फोकस जितना पास होता है लेंस के, यानी फोकल लेंथ जितना कम होता है, वहां डेविएशन उतनी ज्यादा होती है, बेंडिंग उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। कह सकते हो कि वहां कन्वर्जेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है लेंस का, या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा। अगर मैं डाइवर्जिंग लेंस का भी एग्जांपल लेके समझाऊं तुम्हें, तो एक लेंस मेरे पास है ये, दूसरी लेंस है ये, ठीक है बच्चों। पहले केस में पैरेलल रे कुछ इस तरीके से आ रही है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ ये इस तरीके से बेंड हो रही है, क्योंकि इसकी जो फोकस है यहाँ पे है, ओके। एंड सेकेंड लेंस की मैं बात करूं तो पैरेलल रे कुछ
इस तरीके से बेंड हो रही है क्योंकि इसकी फोकस यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पे डेविएशन कुछ इतनी हो रही है और इस जगह पे डेविएशन ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे भी सेकंड केस में डेविएशन ज्यादा हो रही है, सेकंड केस में बेंडिंग ज्यादा हो रही है। और तुम देखो यहाँ पे तो सेकंड दोनों ही में, कन्वर्जिंग लेंस हो या डाइवर्जिंग लेंस हो, दोनों में फोकल लेंथ जिसमें कम है, भाई फोकल लेंथ जिसमें कम है बेटा उसमें क्या हो रहा है, उसमें बेंडिंग ज्यादा हो रही है, यानी उस लेंस की पावर ज्यादा है। समझ रहे हो बात को? जितनी ज्यादा बेंडिंग पावर उतना ज्यादा। तो वी कैन डिफाइन अ पावर ऑफ लेंस एज इट मेजर्स द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज by any lens, and a lens with shorter focal length bends the incident light more while converging or diverging। चाहे रेज को वो कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, अगर फोकल लेंथ शॉर्टर होगी तो वो लाइट रे को उतना ज्यादा बेंड करेगा। तो पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? P इक्वल्स 1/f। और याद रखना ये जो फोकल लेंथ आप लिखोगे ना, ये हमेशा मीटर में लिखोगे बच्चों। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ लेंस, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इसकी होती है डायोप्टर। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ये पर मीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं। पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर का मतलब क्या है? तो हम जानते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो फॉर कन्वर्जिंग लेंस बच्चों वी नो कि फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ऑब्वियसली इसके लिए पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब अगर कोई पॉजिटिव पावर का चश्मा लगाया है तो समझ जाना उसकी लेंस कैसी कन्वर्जिंग है। और ऑन द अदर हैंड अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो उसके लिए फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। ये तो हमें पहले से पता है, तो उसके लिए पावर भी क्या होगी? नेगेटिव होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ आती है। डाइवर्जिंग के लिए नेगेटिव एंड कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए किसी के चश्मे का पावर सपोज गिवन है +2 डायोप्टर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ उसके जो लेंस यूज कर रहा है उसके लेंस की फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? F इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1/P, है ना? क्या होगा? 1/2, दैट इज 0.5 मीटर में आएगा आंसर, है ना? या इसको आप लिख सकते हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? +50 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस यूज कर रहा है? कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहा है, तभी तुम्हारी पावर क्या है? पॉजिटिव में है। क्या बात आई समझ में बच्चों? ये था पावर ऑफ लेंस। एंड परहैप्स लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट। ये भी देख लेते हैं कि अगर सेवरल लेंसेज को हम कॉन्टेक्ट में रख दें तो इनकी जो कॉम्बिनेशन होगी ना, इसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी? मींस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की मैं बात कर रही हूँ। मान लेते हैं बच्चों पहले लेंस की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की फोकल लेंथ f2 है। क्लियर है? यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है फर्स्ट लेंस पे, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस तरीके से सेकंड लेंस पे इंसिडेंट हो रही है। अगर सेकंड लेंस बच्चों नहीं होती, अगर सेकंड लेंस यहाँ पे एब्सेंट होता, तो क्या ये रे प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं यहाँ जाके मीट करती? इसको मैं आई डैश का नाम दे दूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? सेकंड लेंस के लिए बच्चों क्या ये वाली इंसिडेंट रे ही इंसिडेंट रे है? सेकेंड लेंस के लिए क्या ये इंसिडेंट रे है? और इंसिडेंट रे हमें पता है, इंसिडेंट रे जहां मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस पे वहां पे ऑब्जेक्ट बनती है। अब ये रे एक्चुअल में तो मीट कर नहीं सकती बिकॉज लेंस यहाँ रखा है। तो आई डैश कैसे बिहेव करेगा? सेकंड लेंस के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। बच्चों इस बात को समझ लो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काम आएगा कि जब भी एक से ज्यादा लेंस होती है तो पहली लेंस की इमेज सेकंड लेंस की ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, सेकंड लेंस की इमेज थर्ड लेंस की ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे चूंकि सेकंड लेंस रखा है बच्चों, तो इस को ये फिर से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर देगी और कहीं फाइनल इमेज मेरी यहाँ बन जाती है। अगर दो लेंस के तुमको इमेज ऑब्जेक्ट का वो समझ आ गया है फंडा, तो तुम इजीली इसको इस पर्टिकुलर टॉपिक में तुम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हो बच्चों। पहले तुम डिफरेंट डिस्टेंसेस यहाँ पे अज्यूम कर ले। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मेरी ऑप्टिकल सेंटर से u डिस्टेंस पे है, फाइनल इमेज मेरी v डिस्टेंस पे है, और इंटरमीडिएट इमेज या कह सकते हो फर्स्ट लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है, यानी सेकंड लेंस के जो ऑब्जेक्ट है वो p डैश डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे बात आती है कि मैम ऑप्टिकल सेंटर क्या ले, तो बिकॉज यहाँ थिन लेंस लिया है हमने, यानी लेंस की थिकनेस हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर इस पूरे सिस्टम के लिए किसी एक पॉइंट पे हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अगर आपको लेंस फॉर्मूला बच्चों याद है 1/f इक्वल्स क्या होता है 1/v माइनस 1/u, तो हम दोनों लेंस के लिए बारी बारी से लेंस फॉर्मूला लिखने वाले हैं। मान लिया बच्चों ये मेरी लेंस 1 है, फर्स्ट लेंस है, ये लेंस 2 है, तो पहली लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लिखते हैं फॉर L1 1/f, फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ क्या है f1 है। फर्स्ट लेंस के लिए इमेज कहां बन रही है बच्चों I1 पे बन रही है, मतलब I डैश पे बन रही है, कहां बन रही है V डैश पे, तो कैन वी राइट 1/v डैश माइनस 1/u, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड लेंस के लिए लिखते हैं, सेकेंड लेंस के लिए फोकल लेंथ कहां पे है f2 पे है। सेकेंड लेंस के लिए इमेज कहां बन रही है बच्चों V पे बन रही है 1/v, और सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सी है, क्या I डैश ही ऑब्जेक्ट है? सेकेंड लेंस के लिए क्या I डैश ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है ऑप्टिकल सेंटर से V डैश है माइनस 1/v डैश। क्लियर है? अब क्या करो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आप देखोगे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 1/v माइनस 1/u। अब सोचो मैंने ये दो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज है ना, इनको हमने क्या किया रिप्लेस कर दिया एक इनके इक्विवेलेंट लेंस से, ठीक है, जिस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ ना इन दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्वल है मान लिया, और मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ क्या है f है। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो क्या मेरी सेम ऑब्जेक्ट के लिए सेम डिस्टेंस के लिए बच्चों क्या ये इमेज यही बनाएगी जहां पे इस कॉम्बिनेशन की बनी है, भाई इसके इक्विवेलेंट हमने एक लेंस से इसको रिप्लेस किया है बच्चों, तो यहाँ पे ही बनाएगी इमेज, ठीक है, v डिस्टेंस पे। तो इसके लिए अगर लेंस फॉर्मूला लिखें तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। अभी क्या करो इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेट कर दो, तो यहां से आ जाएगा 1/f, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स व्हाट 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है बच्चों, और इन जनरल अगर जनरलाइज कर दे इसको, तो इन जनरल अगर हमारे पास दो से ज्यादा लेंसेज है तो वी कैन राइट 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों हो गया हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला अगर हमारे पास बहुत सारे लेंसेज थिन लेंसेज है कांटेक्ट में रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इस बात का ध्यान देना कि f1 f2 f3 की वैल्यूज ना हमें साइन के साथ प्रॉपर साइन के साथ पुट करनी है। ये तो फोकल लेंथ की बात हो गई। व्हाट अबाउट पावर, बिकॉज वी नो कि पावर क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस जगह से क्या हम लिख सकते हैं कि पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इक्वल्स व्हाट इंडिविजुअल पावर को बस हमें क्या करना है ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ओके। एंड थर्ड है कि अगर काफी सारे लेंसेज कांटेक्ट में रखे होंगे तो मैग्निफिकेशन कैसे बताएं, तो बच्चों मैग्निफिकेशन जो इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन होती है ना, इट इज जस्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो ये आप इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रखो। फोकल लेंथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, इट्स जस्ट लाइक जैसे आपकी कैपेसिटर होती है ना सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में यही फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का 1/c इक्वल्स 1/c1 प्लस 1/c2 एंड सो ऑन, है ना। पावर में क्या करते हैं हम सिंपली ऐड कर देते हैं, और मैग्निफिकेशन में हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, एंड दिस इज इट, ठीक है। इस सेगमेंट के लिए इतना काफी है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ, अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन मैंने करवाया है थोड़ी देर पहले अभी, तो एक बार तुम लोग खुद से इसे ट्राई कर लो। वैसे यहाँ पे मेरी लिक्विड है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेंस के तुम्हारे मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस है इट विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। तो मेरी फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए बेटा, नेगेटिव आनी चाहिए। तो पहले तो तुम लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज करके फोकल लेंथ निकालो, उसके बाद पोजीशन इमेज की कैसे निकालोगे, पोजीशन कैसे निकालोगे लेंस फॉर्मूला से, भाई 1/v इक्वल्स 1/u प्लस 1/f करके तुम क्या निकालोगे, पोजीशन निकालोगे। और v की साइन से तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी इमेज वर्चुअल बन रही है या रियल बन रही है। अब बिकॉज ये लेंस तुम्हारी डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा बेटा, तो यहाँ पे होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे कुछ इंसिडेंट होगी, और बिकॉज ये डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा ना, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरी इमेज बनेगी ना, कहीं यहाँ पे इमेज बनेगी, तो इमेज की जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली ये कितनी होगी, नेगेटिव में होगी, और साथ ही साथ 40 से कम होगी। क्लियर है, ठीक है। वर्चुअल इमेज बन रही होगी यहाँ पे। नेक्स्ट
द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कन्वेक्स लेंस are 10 centimeter and 15 centimeter. Its focal length is 12 centimeter. What is the refractive index of the glass? चलो बच्चों, यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू दे रखी है, R1 R2 की वैल्यू दे रखी है। अब तुम्हारा काम है R1 R2 में से किसे पॉजिटिव ले किसे नेगेटिव ले। भाई यहाँ पे डबल कन्वेक्स लेंस है ना, मान लेते हैं मेरी ये वाली साइड R1 है, ये वाली साइड R2 है। मान लिया कि लाइट रे इधर से एंटर करी है। अगर लाइट रे इधर से एंटर करी है तो मतलब ये वाली साइड पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हो गई तो मेरे लिए R1 बेटा पॉजिटिव हो गई, तो R1 पॉजिटिव हो गई, R1 विल बी प्लस 10 सेंटीमीटर एंड R2 विल बी माइनस 15 सेंटीमीटर। और बिकॉज कन्वेक्स लेंस लिया है तो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ विल बी प्लस 12 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मुझे, ठीक है। तो मान लिया तुम्हारी ग्लास जो है वो एयर में रखी है, तभी तो मैंने फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया है ना बच्चों, है ना। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहता है दैट 1/f इक्वल्स व्हाट, n-1 1/r1 माइनस 1/r2 बच्चों, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूले का ही सारा कमाल है। तो 1/12 इक्वल्स व्हाट, n-1 into 1/r1 दैट इज 1/10 माइनस प्लस 1/15, ठीक है भाई, माइनस 15 तो प्लस हो गया। क्या लिख सकते हैं, n-1 30 ले ले एलसीएम, 3 + 2 दैट इज 5 6 है ना। तो 6 से 12 चला गया तो n-1 इक्वल्स हाफ, दैट इज n इक्वल्स हाफ प्लस 1। इसका मतलब क्या आ गया, ये 1.5। n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1.5, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वेक्स लेंस हैज 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। एक कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 12 सेंटीमीटर एयर में, ठीक है। फोकल लेंथ इन वाटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, करो इसको सॉल्व करो, देखो कैसे कैसे करेंगे। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फोकल लेंथ एयर में अगर मैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिखूं तो एयर में फोकल लेंथ गिवन है मेरी 1/f इक्वल्स क्या होगा, n ऑफ ग्लास माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अगर मैं इस लेंस को एक वाटर में डिप कर देती हूँ, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो अब जो फोकल लेंथ होगी वाटर में क्या होगी बच्चों, सराउंडिंग मीडियम वाटर हो गया ना, तो Ng/Nw लिखेंगे, माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्या करो ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले लो, बिकॉज हमें निकालना है फोकल लेंथ इन वाटर। तो क्या करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये आ जाएगा FW/FA इक्वल्स Ng ना। तो वाटर ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 बाई 1.33 माइनस 1। और ये टर्म तो चला जाएगा बेटा, अगर डिवाइड करोगे तो ये टर्म तो चला गया, ठीक है। R1 R2 की वैल्यू तो वेरी करने वाली है नहीं। अच्छा, इक्वल्स 0.5 इंटू 1.33 अपॉन 0.17, ठीक है ना। ओके, तो FW दैट इज फोकल लेंथ इन वाटर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 133 बाई 17 इंटू क्या गिवन है बच्चों, 20 सेंटीमीटर गिवन है। 20 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट, मतलब हो गया 5 और हो गया 10, तो ये हो जाता है 133 बाई 17। तो ये कुछ सेंटीमीटर में आएगा, देख लेना इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है बच्चों। बात आई समझ में, इजी है, बस लेंस मेकर्स फॉर्मूला का कमाल है। अ डबल कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेसिकली R1 इज R एंड R2 इज व्हाट, माइनस R ले लेते हैं, ठीक है। दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, बिकॉज कन्वेक्स लेंस है तो एक प्लस R एक माइनस R तो होगा ही। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड, बेसिकली R की वैल्यू बतानी है। अगर फोकल लेंथ मेरी कितनी है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.55। अगेन बच्चों यहाँ पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इक्वल्स यानी 1/20 इक्वल्स क्या होगा, 1.55 माइनस 1 इंटू 1/r माइनस ऑफ 1/-r, तो ये हो गया प्लस
तो क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 1 पॉइंट यानी 0.55 इंटू 2/r। तो यहां से r इक्वल्स क्या आ जाएगा 0.55 इंटू 2 इंटू 20। तो ये आ गया 0.55 इंटू 40, 5.5 इंटू 4, तो ये आ जाता है तुम्हारा 22 सेंटीमीटर। वेरीफाई कर लेना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट P, अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P, एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज अच्छा, मुझे जो लेंस मैंने रखा वो कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं बारी बारी से क्वेश्चन को देखती हूँ। पहले तो गिवन है कि बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेज एट पॉइंट P, ठीक है। बीम ऑफ लाइट है जो पॉइंट P पे कन्वर्ज हो रही है, बहुत अच्छे, P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। और मैंने क्या किया लेंस रखा है 12 सेंटीमीटर इस P के आगे। सबसे पहले ए की बात करें, पहले हमने कन्वेक्स लेंस रखा, ठीक है, कन्वेक्स लेंस रखा, बहुत अच्छे। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और ये कितने आगे रखा है, इसे 12 सेंटीमीटर आगे रखा है। तो पहले तो बताओ बच्चों कि क्या अगर ये लेंस रहेगा तो क्या एक्चुअल में लाइट से मीट करेगा, आगे बढ़ के नहीं करेगा ना, मीट करेगा क्या, मीट नहीं करेगा, बिल्कुल, है ना। तो लेकिन ये जो पॉइंट है बेटा, ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि इंसिडेंट रे जहां मीट करेगा, वर्चुअली मीट करे या एक्चुअली मीट करे, वो तो ऑब्जेक्ट ही बनाएगा, है ना। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस पहले केस के लिए बताइए मुझे, यू क्या है, यू विल बी +12 सेंटीमीटर, ओके, एंड एफ इज गिवन एज +20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस है बेटा, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो यहाँ पे बताओ v क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल्स 1/u प्लस 1/f, दैट इज v इक्वल्स व्हाट, u इंटू f अपॉन u प्लस f। 20 इंटू 12 बाई 20 प्लस 12 दैट इज 32। तो ये आ जाएगा ये आता है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज मेरी कहाँ बनेगी, 7.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या होगा कि ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसे थोड़ा सा और रिफ्रैक्ट करके, बेंड करके प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे कहीं इमेज बनाएगा, इस पॉइंट पे इमेज बनाएगा। प्लस में है तो इमेज कैसी बनेगी तुम्हारी, रियल इमेज बनेगी, है ना, रियल इमेज बनेगी बेटा, क्योंकि प्लस में आंसर आया तुम्हारा, तो इस जगह पे इमेज बनेगी। सेकेंड केस देखते हैं, जब कनकेव लेंस तुमने रखा है, यानी इसके पाथ में तुमने क्या किया, कनकेव लेंस रखा है, फिर क्या होगा, कनकेव लेंस रखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो अभी भी 12 सेंटीमीटर पे है, मतलब यहाँ पे अगेन यू क्या है, +12 सेंटीमीटर है ना। और फोकल लेंथ क्या गिवन है बेटा, 16, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या लेंगे, -16 सेंटीमीटर, बिकॉज कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस, तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे, दैट इज v के लिए आप इसे सॉल्व करोगे, तो v विल बी व्हाट, 12 इंटू -16, ठीक है, एंड 12 प्लस -16 मीन्स 12 -16 विल बी -4, ठीक है, ओके। तो ये कितना आ जाता है, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। मीन्स क्या होगा कि एक्चुअल में रे ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आती है। अगर लेंस नहीं होता तो यहाँ मीट करती, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, पर ये थोड़ी सी इसको डाइवर्स कर देता है अपने पास से, थोड़ा सा डाइवर्स कर दिया, तो ये कहीं आगे जाके यहाँ पे मीट करेगी, तो इस जगह पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। आई होप कि समझ आ गया हो तुम्हें, ठीक है, विजुअलाइज कर पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं पैरामीटर्स लिखते चलती हूँ। एक ऑब्जेक्ट की साइज है बच्चों कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, एंड इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस। तो ऑब्वियसली जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी ना वो नेगेटिव में होगी, बिकॉज रियल ऑब्जेक्ट है, -14 सेंटीमीटर, ठीक है। कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, नेगेटिव में होगी, -21 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जब कभी भी कनकेव लेंस यूज होता है तो कनकेव लेंस में इमेज कैसी बनती है, हमेशा वर्चुअल बनती है, डिमिनिश्ड बनती है और इरेक्ट बनती है। तो बिना पेन उठाए तुम समझ सकते हो कि लेंस इसकी जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। यानी व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द लेंस। अब बताना है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर लेके जाऊंगी तो इमेज का क्या होगा। तो बच्चों ये भी तुम बता सकते हो, क्या बताया मैंने कि ऑब्जेक्ट अगर
पोल पे हो तो इमेज पोल पे बनती है कनकेव लेंस के केस में, कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस के भी केस में यही होता है पोल के लिए। लेकिन कनकेव लेंस में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट पोल से तुम इंफिनिटी पर लेके जाते हो तो इमेज कहाँ बनती है बेटा, इमेज बनती है पोल से फोकस के बीच में, पोल से फोकस के बीच में। क्लियर है? तो जब ऑब्जेक्ट को आप दूर लेके जाओगे ना तो इमेज फोकस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इमेज कहाँ शिफ्ट होगी? फोकस की तरफ। ठीक है, डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, इमेज की डिस्टेंस की, v की बात करते हैं। तो यहां से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, v विल बी, v क्या हो जाएगा बेटा, v हो जाएगा, क्या होगा, फोकस इंटू यू अपॉन एफ प्लस यू। ठीक है, लेंस फॉर्मूला यूज किया है मैंने यहाँ पे। f क्या है बेटा, f है -21 इंटू -14 अपॉन -21 प्लस -14 तो -35 -42/5 दैट इज -8.4 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां बन रहा है बेटा, -8.4 सेंटीमीटर पे बन रहा है। देखो फोकस के अंदर है, फोकस के अंदर है, माइनस में है, मतलब ये कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। वैसे भी हमें पता है लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया कि इमेज मेरा कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। डिस्क्राइब द इमेज। अब देखो जब ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी है तो हमें इमेज की साइज भी बतानी होगी। हमें क्या पता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स क्या होता है बेटा, HI अपॉन H0 इक्वल्स V अपॉन U होता है, वी नो दिस। तो यहाँ से बताओ हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, V अपॉन U। V क्या है, V क्या है, V क्या है, -8.4, U क्या है -14 इंटू H0 क्या है 3। तो इसे निकालो, इसे सॉल्व करोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा बेटा पॉजिटिव में आएगा। जब कभी भी हाइट, इमेज की हाइट पॉजिटिव हो मतलब समझ जाओ कि तुम्हारी पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ रही है ना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हाइट ऑब्जेक्ट की प्लस पॉजिटिव है, इमेज की हाइट भी पॉजिटिव आ रही है, मतलब यहाँ पे इरेक्ट इमेज बन रही है और हमें पता भी है। तो यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है बेटा, इरेक्ट बन रही है। बस साइन को देख के मैं बता रही हूँ कि इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है। उसके बाद जब इसी वैल्यू को निकालोगे ना बच्चों तो इमेज की हाइट जो है ना ये क्या आएगी, लेस देन 3 आएगी। करके देख लेना, ये आएगी लेस देन 3। ठीक है, अगर लेस देन 3 होगी तो ऑब्वियसली तुम्हारी इमेज क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो ये तुम्हारा मेरा इमेज का नेचर हो गया, इमेज जो प्रोड्यूस हो रही है उसको मैंने डिस्क्राइब कर लिया इस तरीके से, है ना। और व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फादर फ्रॉम द लेंस। तो आप क्या बताओगे कि जब ऑब्जेक्ट को आप लेंस से दूर लेके जाते हो तो इमेज क्या होती है, शिफ्ट होती है फोकस की तरफ। क्लियर है? तो कनकेव लेंस के लिए ये हमेशा याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या बताना, वही थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या गिवन है बच्चों, एक कन्वेक्स लेंस है 30 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ और एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है। तो इसकी फोकल लेंथ मान लो तुम्हारी 30 सेंटीमीटर गिवन है और सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, बट बिकॉज ये कनकेव लेंस है तो -20 सेंटीमीटर। 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2, मतलब f इक्वल्स 30 इंटू -20/30 -20, क्या आ गया बच्चों 10, तो ये आ गया -60 सेंटीमीटर। ठीक है, कंबाइंड लेंस की जो फोकल लेंथ है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी है, -60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों की जो मेरी कॉम्बिनेशन है वो क्या है, डाइवर्जिंग है। कॉम्बिनेशन कैसी है बच्चों, डाइवर्जिंग है। ठीक है, बात आई समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द अच्छा फोकल लेंथ भी बताना था, फोकल लेंथ कितनी है -60 सेंटीमीटर और नेचर कैसा है, लेंस का डाइवर्जिंग नेचर है। क्लियर है, नेगेटिव साइन इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ प्लेन नो कन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जिसकी इस साइड की रेडियस क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों। ठीक है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5 है ना, तो हमें बताना है कि इट विल एक्ट एज अ कन्वेक्स लेंस ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट दैट लाई ऑन इट्स कर्व्ड साइड। अच्छा, पहली बात तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले, सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेंस की नेचर, लेंस का नेचर क्या है, कन्वेक्स है, कनकेव है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट किस साइड रखी है। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता ही नहीं। तो पहली बात तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट कर दो। ठीक है, कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा ये तो बात की बात है, बस तो ये समझ लो कि इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट किस साइड रखी है।
थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है कि कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा अगर ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइड ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज, या इरिस्पेक्टिव। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही लग रहा है, बट देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन एज अ। अच्छा बच्चों एक और बात, बिकॉज ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ना, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस तो कन्वेक्स लेंस ही है, ये कन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा हमेशा, है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1.5 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है मटेरियल की, पर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन बस। बट न्यूमेरिकली भी तुम्हें अगर वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है तो कर लो बच्चों। यहाँ पे करना क्या है, हमें कन्वेक्स लेंस से कनकेव लेंस से बताने के लिए हमें पहले इसको फोकल लेंथ निकालनी है, इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। एंड हमें पता है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला कहाँ से निकलता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से। 1/f इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो बेटा यहाँ पे r1 क्या है, r1 ले लेते हो इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिकॉज ये प्लेन है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, r2 विच इज 20 सेंटीमीटर। तो ये नेगेटिव में आएगा ना बच्चों, अगर इधर से रे आ रही है तो ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगी। तो 1/infinity माइनस 1/-20, तो ये आ गया प्लस। तो आंसर क्या आ रहा है, 0.5/20 क्या आ रहा है, एफ की वैल्यू आ रही है प्लस 40 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो फोकल, अगर तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, तो वहां पे आप इसको सॉल्व करने की जरूरत थी। लेकिन बिकॉज यार तुम्हारा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तुम सिंपली बता सकते थे कि भाई कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे भी तुम्हें समझ आ रहा है कि पॉजिटिव साइन है, मतलब कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी कन्वेक्स लेंस, इक्वी कन्वेक्स लेंस का मतलब हो गया बेटा कि दोनों जो कन्वेक्स साइड है ना, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है। ठीक है, दो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इक्वल्स r है, r2 इक्वल्स r है, और साथ ही साथ बेटा इसकी फोकल लेंथ जो है ना ये भी r है। ठीक है, r1 मान लेते हैं प्लस r और r2 मान लेते हैं माइनस r। ठीक है, What is the value of the refractive index of the material of the lens? भाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो हमेशा यूज कर सकते हो, 1/r 1/f की जगह पे n-1, n की वैल्यू निकालनी है, 1/r1 1/r माइनस 1/r2 1/-r, तो ये हो गया प्लस r गेट्स कैंसिल्ड। तो यहां से बेटा n की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ, 1 + हाफ दैट इज 3/2 दैट इज 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही है 1.5। वेरीफाई करते चलना सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस चेंज व्हेन रेड लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज रिप्लेस्ड बाय वॉयलेट लाइट। मतलब रेड लाइट को तुम क्या कर रहे हो, वॉयलेट लाइट से रिप्लेस कर रहे हो। ठीक, फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आता है। देखो बच्चों, फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है ना, हमें पता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला से, इट इज इक्वल टू n-1 वेयर n इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना। अब देखो तुम लाइट बदल रहे हो ना, तुम रेड लाइट की जगह पे वॉयलेट लाइट दे रहे हो, तो लेंस की कंस्ट्रक्शन तो वही है। तो भाई 1/r1 माइनस 1/r2 क्या ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम कह सकते हैं कि 1/f या f इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n-1 कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखो ये जो विबग्योर कलर होता है ना, जो व्हाइट लाइट है ना, अगर किसी ग्लास मीडियम से पास करता है ना, तो ये ग्लास मीडियम बेसिकली डिस्पर्सिव मीडियम होती है। डिस्पर्सिव का मतलब होता है डिफरेंट कलर के लिए, यानी डिफरेंट वेवलेंथ के लिए ना ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है। और कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। जैसे कि वी नो कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट, दिस थिंग वी नो। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड विल बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। तो यहाँ पे जब आप ये पढ़ोगे बच्चों, ये प्रिज्म मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल अभी आप समझ लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू वॉयलेट लाइट जो होता है ना, वॉयलेट लाइट जब पास करती है ग्लास से, तो उसे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा लगती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी वॉयलेट लाइट की वजह से, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ विल एफ विल व्हाट डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। A converging lens of refractive index 1.5 is kept in liquid medium having same refractive index. What is the focal length of the lens in the medium? अब बच्चों ये मैंने डायरेक्ट थ्योरी में पढ़ाया है कि अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में तुम किसी लेंस को इमर्ज करोगे तो फोकल लेंथ कितनी हो जाती है,
इन्फिनिटी, है ना, फोकल लेंथ कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी। ठीक है भाई, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लो, 1/f इक्वल्स व्हाट, एन जी अपॉन एन एल। अब दोनों की वैल्यू सेम है ना बच्चों, दोनों की वैल्यू तो सेम है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो नहीं हो जाएगा, 1/1 माइनस 1 दैट इज जीरो। तो 1/f इक्वल जीरो मींस f इक्वल्स व्हाट, इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कन्वर्जिंग एंड अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट। ठीक है, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब देखो, एक कन्वर्जिंग लेंस है और एक डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ हम f मान लेते हैं, डाइवर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ माइनस f मान लेते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन की हमको फोकल लेंथ निकालनी है, f इक्विवेलेंट निकालना है, तो वी नो कि 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, तो इट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/f, तो ये हो गया 0 बच्चों। तो वी नो कि जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है, इक्विवेलेंट पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो पावर कितनी आ रही है कॉम्बिनेशन की, 0 आ रही है, और फोकल लेंथ कितनी आ रही है, दैट इज इन्फिनिटी। बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ अ फेसेस ऑफ अ डबल कन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बच्चों अब देखो, यहाँ पे R1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू ले लो -15 सेंटीमीटर। भाई साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। अरे बेटा, ये कन्वेक्स लेंस है, अगर मैं इसको R1 लूँ, इसको R2 लूँ, और मान लो कि लाइट मेरी इधर से इंसिडेंट हो रही है, तो उस केस में ये R2 मेरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, R1 हो जाएगी पॉजिटिव। क्लियर है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है +12 सेंटीमीटर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। अब देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है यार, मैं नहीं करूंगी इसे, मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करने वाली, तुम करोगे, तुम्हारा होमवर्क है ये। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में क्या करोगे, सारी वैल्यूज पुट करोगे, एन की वैल्यू बताओगे कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। जब लेंस रखा होता है विद सर्टेन सेपरेशन, तो हमें फाइनल इमेज बतानी होती है, या जैसा क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे बस हमें इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि जब कभी भी एक से ज्यादा लेंस है, तो पहले लेंस की जो इमेज होगी सेकंड लेंस के लिए, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये वाली लेंस 1 है, ये लेंस 2 है, और ये लेंस थर्ड लेंस है। एक एक करके हम लेंस के लिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं L1 की पहले बात करते हैं बच्चों। L1 के लिए जो ऑब्जेक्ट है कितनी है, -30 सेंटीमीटर। L1 के ऑप्टिकल सेंटर से ये -30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है, -30 सेंटीमीटर। F1 गिवन है +10 सेंटीमीटर। तो यहां से भी V1 निकालो ना, V1 इज द इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लेंस की ऑप्टिकल सेंटर। V1 विल बी व्हाट, -30 इंटू 10 अपॉन -30 + 10 दैट इज -20। कितना आ रहा है बच्चों, ये 15 सेंटीमीटर प्लस आ रहा है, 15 सेंटीमीटर प्लस। मतलब पहले लेंस के लिए जो इमेज बनेगी ना बच्चों, यहां बनेगी, ये पहले लेंस की इमेज, और पहले लेंस की इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। ठीक है, चलो सेकेंड लेंस की बात करते हैं। सेकेंड लेंस के लिए U2 क्या है, 15 सेंटीमीटर कहां से डिस्टेंस है बेटा, पहले लेंस की ऑप्टिकल सेंटर से। और हम जो U लिखते हैं वो कहां से लिखते हैं, जिस लेंस की बात करें उसके ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगी, +10 सेंटीमीटर। F2 क्या गिवन है, F2 गिवन है -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे रखा है ना। अगर यहाँ से तुम V1 निकालो, V2 निकालो, 1/V2 इक्वल्स व्हाट, 1/F2 + 1/U2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/10 - 1/10 क्या आ जाएगा, 0। तो V2 क्या आ गया, V2 आ गया इन्फिनिटी। में सेकेंड लेंस के लिए जो इमेज है ना, कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे बन रही है। अब बेटा सेकेंड लेंस के लिए इमेज अगर इन्फिनिटी पे होगी, तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे होगी, बिकॉज सेकेंड और थर्ड लेंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर की। कोई फर्क पड़ता है क्या उससे, इन्फिनाइट के कंपैरिजन में 10 सेंटीमीटर तो कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे L3 के लिए अगर तुम U3 लिखोगे, तो दैट विल बी व्हाट, इन्फिनिटी। और F3 इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर। तो यहां से जब आप V3 निकालोगे, दैट विल बी इन्फिनिटी + 1/30, तो क्या आ जाएगा 1/30। तो V3 क्या आ रहा है, बेटा, वो 30 सेंटीमीटर आ रहा है। सिंपल लेंस फॉर्मूला का यूज किया मैंने,
V3 क्या आ रहा है प्लस 30 सेंटीमीटर, यानी जो फाइनल इमेज बन रही है वो L3 के ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे तुम्हारी फाइनल इमेज बन रही है। क्लियर है बच्चों? और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से अगर मैं इमेज के डिस्टेंस पूछूं तो दैट विल बी व्हाट 30 + 30 + 10 + 5 में 60 75 सेंटीमीटर। क्लियर है? Next question, a beam of light converges at point P. Now a convex lens is placed in the path of the convergent beam at 15 cm from P. अब देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया बच्चों। क्या गिवन है कि beam of light converges at point P. P पे ये कन्वर्ज करता है ना। अब हमने क्या किया, बीच में मैंने कहीं कन्वेक्स लेंस रख दिया, और कन्वेक्स लेंस कितने दूरी पे रखा है 15 सेंटीमीटर पे रखा है। At what point does a beam converges if दी कन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ? अब इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर की। क्या क्या दे दिया? इस कन्वेक्स लेंस के लिए एक्चुअल में अब क्या हो रहा होगा, यहाँ से लाइट रे ऐसे आ रही होगी, है ना, बिकॉज ये कन्वेक्स लेंस है तो ये इसको फर्दर रिफ्रैक्ट करेगा कुछ इस तरीके से, और तुम्हारी इमेज कहीं यहाँ बनेगी। तो इसके लिए U की वैल्यू दे रखी है, F दे रखा है, बेटा V निकालो ना थिन लेंस फॉर्मूला का यूज करके। कर लोगे क्या इसे? तो इसको मैं एज अ होमवर्क समझू, इसे कर लोगे खुद से, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहो, खुश रहो। थैंक यू।